अध्याय 1 प्रस्तावना आसमान छूती ब्रेकअप फीस। चंदेरी के एक संगीत कैफे में पियानो की धुन पानी की तरह बह रही थी। अन्या शर्मा अपने सामने रखे चेक को एकटक देख रही थी। उसके सामने एक स्त्री और पुरुष बैठे थे। पुरुष सुदर्शना और शालीन था और महिला युवा और आधुनिक कपड़ों में थी। इसके मुकाबले जड़ी बूटियों की हल्की खुशबू बिखेरती अन्या वहां बिल्कुल अलग और बेमेल लग रही थी। अन्या, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में तुमने मेरी पढ़ाई के लिए जो फीस भरी थी उसे चुकाने के लिए यह 1 लाख का चेक है। बेहतरीन कपड़े पहने उस पुरुष का अंदाज एक विद्वान जैसा था। वह रोहन मेहरा था, जो विदेश से पढ़कर आया एक ऊंचे वेतन वाला डॉक्टर था और चंदेरी के मुख्य सरकारी अस्पताल में कार्यरत था। रोहन के इस ठाठ बात को देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कुछ ही साल पहले वह मेडिकल यूनिवर्सिटी से हाल ही में पास हुआ एक गरीब छात्र था, जिसका करियर तब तक जमा नहीं था और जो विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए अपनी प्रेमिका अन्या के सहारे पर था। कई सालों के अलगाव और जिसे विश्वविद्यालय के दिनों का जीवन भर का प्रेम समझा गया था, उसका अंत सिर्फ 1 लाख के चेक पर आकर रुका था। अन्या के खूबसूरत चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। शायद अन्या की उस मुस्कान से आहत होकर रोहन ने उसके मना करने का इंतजार किए बिना ही पहले ही कह दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ कोई धोखा किया है, बात यह है कि तुम्हारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा ही नहीं है। जरा खुद को देखो, तुमने एक प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई लगन नहीं है। तुम बस एक छोटे से पारंपरिक चिकित्सालय को संभाल रही हो। हमारी यूनिवर्सिटी के बाकी सभी सहपाठी तुमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। तुम मेकअप तक नहीं करती और हमेशा साधारण व बिखरे रूप में रहती हो। एक तड़कती हुई आवाज के साथ अन्या ने चेक उठाया और सीधे रोहन के चेहरे पर दे मारा। अगर तुम्हें ब्रेकअप करना था तो सीधे सीधी बात कह सकते थे। इस तरह गोल घुमाकर बातें करने और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं भले ही तुम्हारी नजर में नाकाबिल हूँ, तुम्हारे साथ बैठी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख की बेटी प्रिया वर्मा की तरह नहीं हूँ, जो तुम्हें मकान और गाड़ियां दिला सके और कोई बड़ी नौकरी पक्की करवा सके। रोहन मेहरा, तुम सिर्फ एक बड़े ओहदे वाले मतलबी इंसान हो। रोहन के किसी और के प्रेम में पड़ने की बात वह बहुत पहले ही दूसरों से सुन चुकी थी। अन्या ने पूरी दृढ़ता के साथ बात की। उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी और संगीत कैफे में मौजूद हर व्यक्ति ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। टेलीविजन के नाटकों में दिखने वाला यह नाटकीय दृश्य यहाँ असलियत में हो रहा था और कैफे के ग्राहक उत्सुकतावश उनकी तरफ देखने लगे। साथ ही रोहन और उसके पास बैठी युवती के बारे में फुसफुसाने लगे। रोहन का चेहरा गुस्से से बदरंग हो गया और वह अपनी गुस्से से आगबबूला हो रही नई प्रेमिका को तुरंत खींचते हुए वहां से निकल पड़ा। वे दोनों अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक रोहन दर्द से अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और चीखते हुए बोला, ये गंभीर अपेंडिक्स का दर्द है। प्रिया, एम्बुलेंस को फोन करो। प्रिया वर्मा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था, इसलिए वह ठीक से अपना फोन भी नहीं चला पा रही थी। कैफे के मैनेजर ने सूझबूझ दिखाते हुए आगे बढ़कर स्थिति देखी और तुरंत आपातकालीन सेवा के लिए फोन मिलाया। उस समय शहर में भारी ट्रैफिक का समय था और एम्बुलेंस को संगीत कैफे तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट का समय लग जाता, लेकिन रोहन दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। अन्या ये सब ठंडे दिल से एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है जो इस आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद कर सके? 5 मिनट बीत जाने के बाद जब रोहन दर्द के मारे बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया, तो कोई और चारा न पाकर मैनेजर ने कैफे में मौजूद लोगों से पूछा, वो एक डॉक्टर है, वह रोहन सहपाठी रह चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में उसकी क्लिनिकल सर्जरी की समझ सबसे बेहतरीन थी। अधिकारी की बेटी प्रिया ने अंततः होश में आते हुए अन्या की तरफ इशारा किया। रोहन को भी यह बात याद आ गई और पसीने से लथपथ होकर संघर्ष करते हुए वह रेंग कर अन्या के पैरों में आ गिरा। अन्या, तुम्हारे पास मेरे इस दर्द को कम करने का कोई रास्ता होगा? हमारे पुराने दिनों को याद करो। पुराने दिनों को नहीं, पैसों को याद रखो। मैं तुम्हें तब तक बचाए रख सकती हूँ जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, लेकिन मेरी मेडिकल फीस सस्ती नहीं है। 5 लाख रुपए पूरे, इलाज करवाना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। अन्या ने जमीन पर एक कुत्ते की तरह पड़े उस आदमी को देखा जिसे कभी उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था। तुम पागल हो गई हो? 5 लाख रुपए, इससे अच्छा है कि तुम किसी को लूट ही लो, प्रिया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। प्रिया, उसे पैसे दे दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आंत में छेद हो सकता है। रोहन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो आधुनिक चिकित्सा का डॉक्टर था और अच्छी तरह समझता था कि ऐसी स्थिति में सही इलाज न मिलने पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अन्या अपनी बात की पूरी पक्की थी। अगर उसने कह दिया कि वो कुछ कर सकती है तो वह ऐसा कर ही सकती थी। प्रिया ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर एक चेक भरकर अन्या शर्मा के हाथ में थमा दिया। इसके बाद ही अन्या नीचे बैठी और अपनी ऊपर वाली जेब से सुइयों का एक थैला निकाला। वे सुइयां बहुत पतली, 1 मिलीमीटर मोटी और सुनहरे रंग की थी। ऐसी सुइयों का इस्तेमाल केवल माहिर मर्म चिकित्सक ही कर सकते थे। उसने अपनी हथेली रोहन के पैरों के मुख्य मर्म बिंदुओं पर रखी। उसके हाथ के इशारे बादलों और बहते पानी की तरह बेहद सहज और एक उस्ताद की कृपा जैसे थे। रोहन भयंकर दर्द में था और उसकी चेतना खोती जा रही थी। वो केवल अपनी पूर्व प्रेमिका का शांत और गंभीर चेहरा देख पा रहा था। अन्या की हथेली के उसके शरीर पर लगते ही उसे अपने भीतर ठंडी और सुखद ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, जिससे उसे तुरंत बहुत राहत मिलने लगी। अन्या के अपना हाथ पीछे खींचने के बाद उसने अचानक रोहन की पैंट थोड़ी नीचे की। यह क्या कर रही हो? प्रिया ने नाराजगी जताते हुए कहा। सुई चिकित्सा, अन्या ने शांत भाव से कहा और रोहन की रीढ़ की हड्डी के पहले और दूसरे कशेरुक के पास सिर्फ एक सुई चुभा दी। क्या अब दर्द नहीं हो रहा है? रोहन उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। सर्जरी अभी भी करवानी होगी, ये सिर्फ दर्द से थोड़ी देर की राहत है। अन्या ने चेक और सुनहरी सुई को संभालते हुए शांत चेहरे से कहा। सिर्फ एक सुई से अपेंडिक्स का इतना भयंकर दर्द पूरी तरह ठीक हो गया, और इसके लिए 5 लाख रुपए की मेडिकल फीस। देखने वालों की भीड़ में से किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, तुम चंदेरी की वही प्रसिद्ध जादुई हाथों वाली मर्म विशेषज्ञ अन्या शर्मा हो। पिछले कुछ वर्षों में देश की चिकित्सा जगत में सबसे प्रसिद्ध नाम इसी मर्म विशेषज्ञ का रहा है, जिसके बारे में यह अफवाह थी कि वो मरीजों का इलाज सिर्फ एक सुई से करती है और जीवन मृत्यु को नियंत्रित करती है। वो आसानी से किसी का इलाज नहीं करती और जब भी करती है तो उसकी मेडिकल फीस 5 लाख रुपए होती है। अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया और संगीत कैफे से बाहर निकल गई, पीछे सन रह गए रोहन और प्रिया को छोड़कर। रोहन, 5 लाख रुपए की वो सुई तुम्हारे लिए मेरा विदाई का तोहफा है। अन्या के मर्म सुई कौशल के स्तर पर अपेंडिक्स के दर्द से राहत पाने के लिए केवल मर्मकाल सुई तकनीक की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना काफी था। इसके लिए किसी बाहरी साधारण सुई की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि उसकी आखिरी सुई ऐसी थी जो गुर्दे और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली थी। भले ही रोहन 5 लाख के 10 गुना पैसे चुका देता, तब भी इस हकीकत को नहीं बदला जा सकता था कि अब वो शारीरिक रूप से पूर्ण पुरुष नहीं रह पाएगा। कैफे से निकलने के बाद अन्या ने उस चेक को गुमनाम रूप से सतर्कता और अनुशासन विभाग को डाक से भेज दिया, यह मानते हुए कि कल के अखबार की सुर्खियां बहुत सनसनीखेज होने वाली थीं। जो लोग अन्या शर्मा का अपमान करते हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वे कोई भी हों।
तभी एक टैक्सी आकर रुकी और एक काले रंग की जैकेट पहने तथा सिर पर कैप लगाए एक आदमी जल्दी से बाहर निकला और अन्या से जा टकराया। वह आदमी बिना माफी मांगे तेजी से भाग गया। अन्या टैक्सी में बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस आदमी ने वाहन से निकलते समय एक काली प्लास्टिक की थैली वहीं छोड़ दी थी। लगभग एक दशक की भावनाओं और इंतजार के बाद उसे यही परिणाम मिला था। अनपेक्षित रूप से अपने हाथ में पड़े कंगन को सहलाते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, दादाजी, क्या ये सच है जैसा आपने कहा था कि हमारा शर्मा परिवार भाग्य के खिलाफ जाकर बहुत से लोगों की जान बचाने के कारण या तो कम उम्र में दुनिया छोड़ने या जीवन भर अकेले रहने के लिए ही अभिशप्त है। अपनी पुरानी यादों में खोई हुई अन्या ने टैक्सी के रेडियो पर बज रही खबर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तत्काल सूचना, चंदेरी में हाल ही में कई खतरनाक धमाके हुए हैं। कुछ संदिग्ध लोग सार्वजनिक परिवहन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक उपकरण रख रहे हैं। यदि कोई नागरिक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या अनपहचानी काली प्लास्टिक की थैली को देखे तो कृपया तुरंत पुलिस को सूचित करें। लगभग 5 मिनट बाद एक टैक्सी हाईवे पर जा रही थी, तभी उसमें अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिससे काले धुएं के गुबार उठने लगे। आपातकालीन प्रयासों के असफल होने के बाद वाहन के भीतर बैठी महिला यात्री और टैक्सी ड्राइवर दोनों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हो गई। अध्याय 2, दूसरी दुनिया की नन्ही बच्ची। टैक्सी में हुए धमाके के पल अन्या शर्मा ने अपनी चेतना नहीं खोई। उसे सिर्फ यह महसूस हुआ कि उसका शरीर पल भर में छिन्न भिन्न हो गया है। उसकी चेतना एक पत्ते की तरह हल्की होकर तैरने लगी और फिर तेजी से जमीन पर आ गिरी, जैसे उसका शरीर कुचल दिया गया हो और दर्द असहनीय था। चारों तरफ ठहाके गूंज रहे थे, इस नन्ही जान को कुचलकर मार डालो। अमरीश शर्मा, तुम चाहे 100 साल में एक बार पैदा होने वाले महान जादूगर क्यों न हो, अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं बचा सकते। दर्जनों काले कपड़ों और नकाब पहने लोगों ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराया, दर्द बहुत तीव्र था। अन्या को एहसास हुआ कि वह एक नवजात शिशु बन चुकी है और वह भी एक ऐसा शिशु जिसे पटककर मारने की कोशिश की जा रही है। ये वही था जिसे उपन्यासों में अक्सर पुनर्जन्म कहा जाता है। बच्ची का जन्म अभी हुआ था, उसे हिंसक रूप से जमीन पर फेंक दिया गया था और उसकी सांसें रुकने लगी थीं। ठीक उसी समय अन्या की आत्मा को उस नन्ही बच्ची के शरीर में प्रवेश करने का मौका मिल गया। शिशु का शरीर बेहद कोमल और टूटने की कगार पर था। अगर उसका इलाज न किया जाता तो जीवित रहने पर भी वही कपन बनकर रह जाती। अन्या ने महसूस किया कि उस बच्ची ने वही कंगन पहना हुआ था जो आधुनिक दुनिया में उसके पास था। वह अपने पारिवारिक विरासत वाले ज़ैड कंगन के साथ दूसरे लोक में आ गई थी। शुक्र है कि उसके पास वह ज़ैड कंगन था। अन्या की दिव्य चेतना ने इशारा किया और कंगन से एक हल्की सी चमक निकलकर बच्ची के शरीर में समा गई। कंगन में मौजूद अवशिष्ट दिव्य शक्ति ने तेजी से बच्ची की हृदय की धमनियों को ठीक कर दिया। काले कपड़ों में लिपटे दर्जनों आदमियों ने शिशु के शरीर में हो रहे इन बदलावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी बच्ची को छोड़ दो, आसमान से एक क्रोधित व्यक्ति उतरा जिसके हाथ में एक अनोखी हड्डियों की छड़ी थी। अन्या ने इससे पहले कभी ऐसी हड्डियों की छड़ी नहीं देखी थी। उस राजदंड पर 5 बिल्ली की आंख के आकार के रत्न खून की तरह लाल रंग में चमक रहे थे। एक ही पल में धुंधला आसमान आग की तरह लाल हो गया, किसी विशाल लोहे की भट्टी की तरह। अनगिनत लपटे उबलते हुए पिघले हुए लोहे की तरह बुलबुले छोड़ने लगी। उस व्यक्ति ने हड्डियों की छड़ी को लहराया, चारों तरफ आग फैल गई और मूसलाधार बारिश की तरह अनगिनत आग के गोले गिरने लगे। दुनिया नरक जैसी बन गई जिसमें भयंकर लपटें भड़क रही थीं। गिरते हुए आग के गोलों ने हमलावरों को जा लिया और दर्जनों लोग पल भर में जलते हुए शवों में बदल गए। आग बेहद भयानक थी। काले कपड़ों और नकाबपोश आदमियों को दया की भीख मांगने का मौका तक नहीं मिला और वे जलकर राख के ढेर बन गए। हड्डियों की छड़ी वाला वह व्यक्ति दर्द से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। एक फंसे हुए जानवर की तरह दर्दनाक चीख निकालते हुए उसकी आंखें खाली हो गईं। उसने हड्डियों की छड़ी को ऊपर उठाया और अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर निशाना साधा और पूरी ताकत से प्रहार करने लगा। उसकी पत्नी और बेटी दोनों की मौत हो चुकी थी, अब उसके जीने का क्या मतलब था। तभी एक हल्की सी सांस ने उस व्यक्ति के कदम रोक दिए। उसने अकड़कर पीछे देखा और कांपते हुए उस मरनासन बच्ची को उठा लिया। अन्या ने अपनी आंखें बड़ी की, उसकी काली पुतलियों में उस व्यक्ति का चेहरा झिलमिला उठा। वह एक ऐसा युवा था जो कुछ ही समय पहले पिता बना था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके सामने खड़े उस व्यक्ति के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा घावों से ढका हुआ था। फिर भी यह उस व्यक्ति के कभी सम्मानित और तेज चेहरे को छिपा नहीं सका। उस व्यक्ति ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा। उसकी धुंधली आंखों में केवल निराशा और दुख बचा था, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज की तरह। उस दुख ने अन्या को गहराई से झकझोर दिया, जो खुद एक डॉक्टर थी। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उसे बचाना चाहती थी, उसके अंदर जीने की इच्छा को फिर से जगाना चाहती थी। अन्या ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर हाथ हिलाया और रो पड़ी। वह रोना सुनकर उस व्यक्ति की बुझी हुई आंखों में हैरानी की एक चमक कौंध गई। उसकी नजरें धीरे धीरे रोशन हुई और शिशु को थामे हुए वह सामने के एक छोटे से गांव की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति के पीछे अंधेरी सुबह चुपचाप समाप्त हो गई और उगते सूरज ने पूरी धरती को रोशन कर दिया। समय बीतता गया, 6 साल बीत चुके थे। जब कदली ग्राम के औषधीय खेतों में लाल रक्तनाशक फूल खिले हुए थे, तब गांव के जादुई मंदिर में एक जादुई दीक्षा समारोह आयोजित किया जा रहा था। जादुई तत्वों को महसूस करने की शक्ति शून्य। सफेद बालों वाले जादूगर ने काले रंग के जादुई परीक्षण क्रिस्टल पर नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। ये तीसरा मौका था। अन्या जब से 3 साल की थी, तब से कदली ग्राम के जादुई दीक्षा समारोह में भाग ले रही थी, लेकिन एक बार भी उसे जादुई तत्व महसूस नहीं हुए थे। धन्यवाद जादूगर दादा, अगले साल मैं फिर कोशिश करूंगी। अन्या ने अपना सिर उठाया। वह केवल 5-6 साल की थी, जिसका चेहरा अंडाकार, आंखें बड़ी थी और हालांकि उसके कपड़े पुराने थे, फिर भी वे साफ सुथरे थे। गरीबी और कुपोषण के कारण वह अपनी उम्र के बच्चों से पतली और छोटी थी। जादू दीक्षा का परिणाम जानने के बाद अन्या के युवा चेहरे पर एक ऐसी उदासीनता दिखाई दी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। बेशर्म प्राणी, एक धोखेबाज जादूगर की बेटी में जादुई मंदिर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जादू भगवान के दंड से डर नहीं लगता? जब वह जादुई मंदिर से बाहर निकल रही थी, तो दीक्षा में भाग लेने आए बच्चों में से एक ने उस पर थूक दिया। अन्या ने चालाकी से खुद को बचा लिया। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी, बिल्कुल एक जिद्दी छोटी जंगली बिल्ली की तरह उस बच्चे को घूर रही थी जिसने ये हरकत की थी। अन्या की आंखों में मानो कोई जादुई ताकत थी। जैसे ही उसने घूरा, थूकने वाला बच्चा उसकी सम्मोहक नजरों में खो गया, जो अथाह तारों वाले आसमान की तरह एकदम काला था, मानो वह किसी की चेतना को पूरी तरह निगल सकता हो। उस बच्चे के सिर में अचानक एक सनसनी हुई और उसके पैर कमजोर हो गए। वह अपने पीछे के बल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बच्चे की इस असाधारण हालत ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया और वे तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। अन्या ने अपनी नजरें हटाईं और मौके का फायदा उठाकर जादुई मंदिर से खिसक ली। वह एक ऐसे रास्ते पर चली जो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ जाता था। कदली ग्राम का दृश्य बहुत सुंदर था, जहां चमकीली बसंत की धूप और हल्की हवा पहाड़ी की घास को सहला रही थी।
घास की नुकीली नोकों पर कुछ लाल पूंछ वाली उड़न डंडियां बैठी थीं और पहाड़ी के नीचे एक धारा जैद के रिबन की तरह बह रही थी। अन्या घास का एक तिनका मुंह में दबाकर लेट गई और नीले आसमान को देखने लगी। वह अन्या शर्मा एक आधुनिक आत्मा वाली महिला डॉक्टर पूजी महाद्वीप में आ चुकी थी, जहां जादू और मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता था, और तब से 6 साल बीत चुके थे। एक अनाथ से लेकर पहाड़ी पर एक शराबी पिता के साथ रहने वाली गांव की लड़की तक, उसका नाम वही रहा, सिवाय उपनाम के, लेकिन योग्यता में जमीन आसमान का फर्क था। जन्म के समय हुई तबाही के कारण अन्या की नसें बचपन से ही नाजुक थी, जिससे वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ थी, जादुई तत्वों को महसूस नहीं कर सकती थी और जादू का अभ्यास करने में भी असमर्थ थी। अपराध जगत और कानून प्रवर्तन दोनों में खौफ पैदा करने वाली महिला से लेकर जादू और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास करने में असमर्थ एक लाचार व्यक्ति तक। अन्या उठकर बैठ गई, उसके मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान उभर आई। लाचार, बकवास, वो कभी लाचार नहीं हो सकती। जब तक उसके पास शेनडांग मेडिकल कंगन है, एक दिन वह एक बार फिर महाद्वीप के शिखर पर खड़ी होगी। अन्या ने अपनी कलाई पर पड़े जैद कंगन को छुआ, जो उसके साथ पुनर्जन्म लेकर आया था। ये जन्म से ही उसके पास था, उसकी पिछली जिंदगी से जुड़ा आखिरी सामान था। अन्या का शराबी पिता भी कुछ समय के लिए हैरान रहा और इसे हटाने के कई असफल प्रयासों के बाद कंगन शराब के लिए गिरवी रखे जाने से बच गया। दोपहर के 12 बजे, जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यांग ऊर्जा अपने चरम पर थी, अन्या ने पालथी मारकर बैठकर अपनी उंगलियों से मुद्रा बनाई और ध्यान की मानक मुद्रा अपना ली। जैद कंगन ने एक चमकदार रोशनी बिखेरी, क्योंकि सूरज की रोशनी अलग होती हुई महसूस हुई और बड़ी मात्रा में रंगीन प्रकाश के कण कंगन द्वारा सोख लिए गए। जैसे जैसे कंगन अधिक से अधिक रोशनी सोखता गया, अन्या के शरीर की सतह पर मोती जैसी चमक उभर आई। उस रोशनी में उसके फीचर्स और अधिक कोमल हो गए और उसका शरीर बिलों के पेड़ की तरह खिंच गया। उसके माथे पर पसीने की एक बारीक बूंद आ गई। शुरुआती वर्षों में क्षतिग्रस्त हुई कोमल मज्जा के भीतर ऊर्जा की धाराएं उमड़ने लगीं और अधिक समृद्ध होने लगीं। धाराएं बढ़कर एक हो गईं और उन्होंने एक स्वर्ण नाड़ी का निर्माण किया। एक गड़गड़ाहट भरी गूंज सुनाई दी और उसने पिछले 6 वर्षों में जो आंतरिक शक्ति विकसित की थी, वह बांध के टूटे पानी की तरह बाहर फूट पड़ी। शरीर की 8 असाधारण नसों में से एक यांगवेई नाड़ी भेद दी गई। हर 3 साल में एक सीमा होती है और 3 साल की उम्र में मज्जा जैद तकनीक शुरू करने के बाद वह आखिरकार अपनी आंतरिक शक्ति से पहली नाड़ी को तोड़ने में सफल हो गई। अन्या अपने ध्यान में डूबी हुई थी, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी पहाड़ी पर घने पत्तों से भरे एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर बैठी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थीं। वो लड़का पेड़ के तने पर बेपरवाह अंदाज में लेटा हुआ था, जो कदली ग्राम के साधारण माहौल से बिल्कुल अलग लग रहा था। लड़का बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 10 साल का था, और हालांकि उसने साधारण मोटे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी गेहूं की त्वचा और मजबूत शरीर से एक ऐसे योद्धा का आभास हो रहा था जो रण क्षेत्र का माहिर हो। सूर्य की ऊर्जा को सोख रहा है। दिलचस्प है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे छोटे से गांव में कोई इतनी परिष्कृत तकनीक का अभ्यास कर रहा होगा, लड़के ने रुचि के साथ देखा। तभी अन्या ने अपनी आंखें खोल ली। अध्याय 3, चालबाज नाकाबिल लड़की। पहाड़ी के नीचे से कई किशोर जल्दी से ऊपर भागे। कचरा, ये वही कचरे का टुकड़ा है जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और जादुई दीक्षा में भाग लेने का मौका चूक गया। जादुई मंदिर में पहले अन्या का अपमान करने वाले बच्चे ने गुस्से में अन्या की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम वही छोटी नाकाबिल अन्या शर्मा हो, उस धोखेबाज जादूगर की बेटी। ग्राम प्रधान ने दया करके तुम्हें कदली ग्राम में रहने की अनुमति दी, फिर भी तुम्हारी यह मजाल कि तुमने मेरे भाई को परेशान किया। घुटनों पर बैठो, उससे माथा टेककर माफी मांगो और एक चांदी का सिक्का दो, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, एक अहंकारी दिखने वाले युवा लड़के ने कहा, जिसके पीछे उसी उम्र के अन्य कई लड़के खड़े थे। कदली ग्राम के आम बच्चों के विपरीत बोलने वाला युवक भूरे रंग की ट्रेनिंग पोशाक पहने हुए था, जिससे पता चलता था कि वो नगर स्तर के अखाड़े का एक योद्धा था। जादुई मंदिर और अखाड़े बुजी महाद्वीप की सबसे बुनियादी संस्थाओं में से एक है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र के गांवों से लेकर राजधानियों तक अपने जादुई मंदिर और अखाड़े की शाखाएं हैं, जहां दोनों लिंगों के बच्चे 3 वर्ष की आयु से जादुई मंदिरों में जादुई दीक्षा और अखाड़ों में शारीरिक परीक्षण के लिए नामांकित होने के पात्र हैं। जो लोग इन परीक्षणों को पास करते हैं, उन्हें सरकार से सहायता राशि मिलती है, लेकिन इनमें से किसी भी संस्था का अन्या से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अन्या एक असफल व्यक्ति है जो जन्मजात रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ है और 3 बार जादुई दीक्षा में असफल रही है, यानी दोनों तरफ से हारने वाली, और इसी वजह से गांव के अन्य बच्चों द्वारा अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे हमेशा स्पष्ट रूप से बेहोश हो जाते थे और अस्वस्थ महसूस करते थे, इसलिए किसी में भी खुलेआम उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं होती थी। जादुई मंदिर में अन्या को उकसाने वाले लड़के का बड़ा भाई लखन सिंह था, जो गांव के उन गिने चुने लड़कों में से एक था जो नगर के अखाड़े में मार्शल आर्ट की पढ़ाई करने गया था और उसे गांव के बच्चों में मुखिया माना जाता था। वो पिछले साल बाहर मार्शल आर्ट की पढ़ाई करने के लिए घर से गया था और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। आज सुबह ये जानकर कि अन्या की वजह से उसके छोटे भाई का इस साल का जादुई दीक्षा का अवसर छूट गया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने कई करीबी दोस्तों को अन्या का सामना करने के लिए ले आया। नगर स्तर के अखाड़े में प्रशिक्षित योद्धा मार्शल आर्ट जानते हैं, इस छोटी लड़की ने केवल बुनियादी अवशोषण और उच्छ्वास तकनीक का अभ्यास किया है और वो अपना बचाव नहीं कर सकती है, इसलिए वह संभवतः घाटे में रहेगी। पेड़ के नीचे उस युवक के सुंदर होंठ हल्के से भिंच गए, असहाय अंदाज में अपना हाथ उठाते हुए कुछ हरी पत्तियां उसके हाथ में आ गिरीं। अन्या ने अपनी पलकें झुका ली, अपनी पलकों से अपनी आंखों की चमक को छिपा लिया और अपने लाल रसीले होठों के बीच से एक शब्द निकाला, दफा हो जाओ। बोलते ही उसने अपने पैरों पर जोर लगाया, उसका छोटा शरीर एक कसे हुए स्प्रिंग की तरह आगे की ओर उछला और उसने सीधे लखन के चेहरे पर जोरदार घूसा जड़ दिया। लखन को उम्मीद नहीं थी कि वो बात करते ही हमला कर देगी, नहीं उसने यह अनुमान लगाया था कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ तथाकथित नाकाबिल लड़की में इतनी फुर्ती हो सकती है। बचाव का मौका न मिलने पर वो उड़कर दूर जा गिरा, उसके मुंह में खून का स्वाद तैर रहा था। एक योद्धा आखिरकार योद्धा ही होता है, जिसने विशेष युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। हालांकि उसे चौंका दिया गया था, लेकिन लखन जल्दी ही संभल गया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और उसके पूरे शरीर में भूरे पीले रंग की युद्ध ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी रीढ़ की हड्डी नाटकीय रूप से मुड़ गई और उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक उठी, जिससे वह एक भूखे कुत्ते जैसा दिखने लगा। उसके मजबूत अंगों ने हवा में ताकत जुटाई, उसके गिरने को मजबूती से रोका और उसकी गति तकनीक कई गुना बढ़ गई। एक भूखे पागल कुत्ते की तरह टूटे हुए पत्थरों की ताकत के साथ अन्या पर टूट पड़ा। वो एक ऐसा योद्धा है जिसने बुनियादी मार्शल आर्ट सीखा है, उसकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि पत्थर तोड़ सके। वो शायद घाटे में हो सकती है। युवक के हाथों ने कुछ हरी पत्तियों में अपनी आंतरिक ऊर्जा संचारित कर दी, जिससे वे उड़ने वाले चाकुओं की तरह सख्त हो गईं। जैसे ही वो उन्हें फेंकने वाला था, उसके कान हल्के से फड़फड़ाए और उसने अपनी गति रोक दी। पहाड़ी के ऊपर अन्या ने भी लखन में आए बदलाव को महसूस किया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनमें सुनहरी रोशनी की एक हल्की सी चमक जगमगाने लगी। जबकि लखन बिजली जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखों में उसकी हरकतें किसी धीमी गति की फिल्म की तरह धीमी गति के दृश्यों में बदल गईं।
एक हल्के विचार के साथ अन्या की उंगलियों में अब एक पशु हड्डी की सुई आ गई थी, क्योंकि उसके धैर्य की भी एक सीमा थी। ठीक उसी समय जब अन्या और लखन आपस में टकराने वाले थे, पानी की एक आश्चर्यजनक आवाज गूंज उठी। पहाड़ी के नीचे छोटी नदी से आध्यात्मिक सांपों की तरह पानी की दो धाराएं हवा में उठी, वाष्प बूंदों में बदल गई और जल्दी ही दो पानी के गोले बन गए। पानी के वे गोले तोप के गोलों की तरह अन्या और लखन से टकराए और दोनों को पूरी तरह भिगो दिया। तुम दोनों अब लड़ाई बंद करो। जैसे ही पानी के गोले जमीन से टकराए, एक चौड़े मुंह और शेर जैसे चेहरे वाले बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके हाथ में एक जादुई छड़ी थी, पहाड़ी पर प्रकट हुए और मुर्गियों को झपटने वाले बाज की तरह अन्या और लखन के कॉलर पकड़कर दोनों को अलग कर दिया। बुजुर्ग के प्रकट होते ही पहाड़ी पर मौजूद बच्चे पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो गए। ग्राम प्रधान दादा, बुजुर्ग को देखते ही लखन अपना पुराना रुआब खो बैठा और उसने हार मानते हुए अपनी मुठ्ठियां ढीली कर दी। कदली ग्राम के ग्राम प्रधान 60 वर्ष से अधिक आयु के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। गांव का हर व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता था, न केवल इसलिए कि वो ग्राम प्रधान थे, बल्कि इसलिए भी कि वो कदली ग्राम के उन गिने चुने लोगों में से एक थे जो दो तत्वों के जादू में महारत रखते थे। वो एक जादूगर थे। गुजी महाद्वीप में जो लोग जादुई तत्वों का उपयोग करना जानते हैं, उन्हें विभिन्न जादूगर उपाधियां दी जाती हैं। जिन लोगों ने जादुई दीक्षा प्राप्त कर ली है और कम से कम एक प्रकार के जादुई तत्व को महसूस कर सकते हैं, उन्हें जादुई प्रशिक्षु कहा जाता है। जादुई प्रशिक्षुओं के ऊपर जादूगर होते हैं। जादूगर अपने शरीर के भीतर कम से कम एक प्रकार के जादुई तत्व को संग्रहित कर सकते हैं और शुरुआती जादुई हमले या जादुई रक्षा का उपयोग कर सकते हैं। गुजी महाद्वीप में लगभग 1% लोग जादुई तत्वों को महसूस कर सकते हैं। जहां तक जादूगरों की बात है, अनुपात और भी कम है, केवल 1000 में से लगभग 1। अधिकांश जादूगर केवल एक प्रकार के जादुई तत्व को महसूस कर सकते हैं। जो लोग 2 प्रकार के जादुई तत्वों को समझते हैं, वे दुर्लभ हैं, 10,000 में से एक भी नहीं। कदली ग्राम के ग्राम प्रधान अपने शुरुआती वर्षों में सेना में जल और वायु के जादूगर थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने गृह नगर लौट आए और ग्राम प्रधान का पद संभाल लिया। लखन, तुम एक पंजीकृत योद्धा होने के नाते मार्शल आर्ट न जानने वाली एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो, ये कहने में भी शर्म आती है। ग्राम प्रधान अभी अन्या को खोजने आए थे, क्योंकि उन्होंने अन्या को बड़ा होते देखा था और जानते थे कि हर दिन इस समय वह छोटी लड़की अपनी झपकी के लिए पहाड़ी ढलान पर जरूर होगी। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचे, उन्होंने लड़ाई की आवाजें सुनी। मैंने उसे परेशान नहीं किया, ग्राम प्रधान दादा, वह बहुत ताकतवर है। लखन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अन्या की प्रतिक्रियाएं अखाड़े में उसके सामने आए किसी भी सहकर्मी प्रतिद्वंद्वी से अधिक मजबूत थीं। लखन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अन्या की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसने अन्या के भाव को स्पष्ट रूप से देखा, वह अचंभे में पड़ गया। ग्राम प्रधान दादा, जो छोटी लड़की एक पल पहले उसे गुस्से से घूर रही थी, वह अब आंखों में आंसू लिए, अपने होंठ फुलाए और दयनीय रूप से बुरी तरह प्रताड़ित दिखाई दे रही थी। न केवल लखन बल्कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अजीब लड़का भी अन्या की शिकायत सुनकर अपने मुंह को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। लखन, अभी भी बहाने बना रहे हो? सिरदर्द से परेशान ग्राम प्रधान ने लखन का हाथ पकड़ा, जिसमें एक जादुई हड्डी की छड़ी थी, और एक झटके से हल्के हरे रंग का वायु तत्व एक रस्सी में बदल गया, जिसने लखन को लपेट लिया। लखन ने नीचे हल्कापन महसूस किया और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। तुम हर 3 महीने में सिर्फ एक बार घर आते हो। यदि तुम सजा के तौर पर कैद नहीं होना चाहते, तो तुरंत घर जाओ। यदि मैंने तुम्हें फिर से अन्या को परेशान करते देखा, तो तुम्हारा 1 महीने का भत्ता काट लिया जाएगा। लखन की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई, वो केवल गुस्से से भरता हुआ वहां से चला गया। अन्या, अगर तुम्हें कोई फिर से परेशान करे, तो ग्राम प्रधान दादा को बताना। ग्राम प्रधान ने प्यार से अन्या को नीचे उतारा और उसके सिर पर हाथ फेरा। ग्राम प्रधान होने के नाते उन्हें गांव के किसी भी बच्चे का अत्यधिक पक्ष नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अन्या, जो उनकी अपनी पोती की उम्र की थी, गांव के अन्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक संस्कारी और समझदार थी। 3 साल की उम्र में उसने घर के काम करना सीख लिया था और 4 साल की उम्र में वह पढ़ना लिखना जानती थी। शर्मा परिवार के कुछ एकड़ औषधीय खेतों को वह अकेले ही संभालती थी। उसके पिता का एक नकली जादूगर के रूप में मजाक उड़ाया जाता था, और हालांकि गांव के बच्चों ने बार-बार उसे परेशान किया और धमकाया, लेकिन उसे कभी रोते या हंगामा करते नहीं देखा गया था। ऐसी बच्ची, जिसके दुर्भाग्य से ऐसे पिता थे, ग्राम प्रधान के सख्त चेहरे पर दया के भाव उभर आए। ग्राम प्रधान दादा, क्या आपको कुछ चाहिए था? अन्या ने अपना छोटा सिर सिकोड़ लिया। ग्राम प्रधान दादा के इस अत्यधिक स्नेह भरे अंदाज की वो पूरी तरह आदी नहीं थी। अध्याय 4, अंधा सुंदर लड़का। 6 साल बीत चुके थे, लेकिन अपने पिछले जीवन में रोहन के धोखे और अपनों की समय से पहले हुई मृत्यु के अनुभवों के कारण अन्या के मन में लोगों के प्रति गहरी सतर्कता थी। उस शराबी व्यक्ति को छोड़कर जिसने उसे जन्म दिया और पाला पोसा था, अन्या हमेशा दूसरों से जानबूझकर दूरी बनाकर रखती थी। रक्तनाशक फूल की पिछली बिक्री के पैसे पहले ही बांटे जा चुके हैं। जब तुम्हारे परिवार के रक्तनाशक फूल शहर के दवाखाने में पहुंचाए गए, तो उन्हें द्वितीय श्रेणी की जड़ी बूटियों के रूप में मूल्यांकित किया गया, जो गांव के अन्य जड़ी बूटी उगाने वाले किसानों की तुलना में 10% अधिक महंगे बिके। ये 11 तांबे के सिक्के हैं, इन्हें ले लो। शुरुआत में ये पैसे तुम्हारे पिता को दिए जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे चिंता थी कि वो इन्हें फिर से शराब में उड़ा देंगे, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें सौंप रहा हूँ। अन्या की प्रतिक्रियाओं से अभ्यस्त ग्राम प्रधान ने सहजता से 11 तांबे के सिक्के निकाले और अन्या को थमा दिए। चंदेरी, जहाँ कदली ग्राम स्थित है, एक ऐसा देश है जहाँ साल भर बसंत रहता है और यहाँ विभिन्न फसलें अच्छी तरह पनपती हैं। कदली ग्राम की मिट्टी और पानी की गुणवत्ता जड़ी बूटियों की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। गांव के प्रत्येक परिवार के अपने औषधीय खेत हैं, जिसमें अन्या का परिवार भी शामिल है, जो बुनियादी जादुई दवा हेमोस्टेटिक एजेंट यानी रक्तनाशक फूल तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक जड़ी बूटी उगाता है। जब भी जड़ी बूटियां पक जाती हैं, तो गांव उन्हें शहर के दवाखानों में बेचने के लिए सामूहिक खरीद और परिवहन का आयोजन करता है। एक जैसी मिट्टी और पानी होने के बावजूद अन्या का औषधीय खेत हमेशा ऐसी जड़ी बूटियां पैदा करता है जो गुणवत्ता में दूसरों से बेहतर होती हैं। कुछ ग्रामीणों ने चुपके से अन्या के औषधीय खेत पर नजर रखी थी और कुछ गुप्त नुस्खे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कई दिनों की निगरानी के बाद भी उन्होंने शर्मा परिवार द्वारा किसी विशेष खाद का उपयोग करते हुए नहीं देखा। ग्राम प्रधान, कोई जादूगर कैसे बनता है? अन्या ने विचार करते हुए पूछा। जादूगर बनने के लिए सबसे पहले जादुई प्रशिक्षु बनना पड़ता है, और एक जादुई प्रशिक्षु को ध्यान की स्थिति में चारों तत्वों में से किसी एक पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। पृथ्वी पीली है, जल नीला है, वायु हरी है, अग्नि लाल है। ग्राम प्रधान ने समझाया और रुक गए, उस समय को याद करते हुए जब अन्या की जादू में दीक्षा हुई थी और वह खुद को आह भरने से रोक नहीं पाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह व्यक्ति जिसे जादुई तत्व महसूस नहीं होते, उन्हें महसूस कर सके? अन्या ने जिद करते हुए पूछा। वह बहुत कठिन है, लेकिन यदि तुम चांदनी घास पा सको, तो शायद तुम थोड़े से जादुई तत्वों को महसूस कर सको। चांदनी घास एक बेशकीमती जड़ी बूटी है, जिसकी खेती केवल शहर के दवाखानों में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दशकों पहले हमारे गांव के पीछे के पहाड़ों में जंगली चांदनी घास एक बार दिखाई दी थी, लेकिन वो सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गई है, किसी ने वास्तव में उसका सामना नहीं किया है। ग्राम प्रधान ने याद करते हुए कहा।
चांदनी घास, जो किसी के जादुई शरीर को बदलने में सक्षम है। अन्या ने चुपचाप उस नाम को अपने दिल में नोट कर लिया। अनजाने में उसने ग्राम प्रधान के चेहरे पर नजर डाली और उनका पीला पड़ा रंग देखा। ग्राम प्रधान, क्या इन दिनों आपको पेट में भारीपन और बेचैनी महसूस हो रही है? ये सुनकर ग्राम प्रधान ने कुछ बार खांसा। मन ही मन सोचा कि वास्तव में उन्हें पेट की असुविधा महसूस हो रही थी, लेकिन ये कोई गंभीर समस्या नहीं थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जादुई मंदिर में चिकित्सा देखभाल के लिए जिम्मेदार जादूगर अपने गृह नगर में सेवानिवृत्त हो चुका था, इसलिए वो इलाज टाल रहे थे। फिर भी अन्या ने इस बात को अचानक भांप लिया था। अन्या ने ग्राम प्रधान को झुकने का इशारा किया, अपने छोटे हाथों से उनका एक हाथ थामा और उनकी तर्जनी उंगली के नाखून के पास एक जगह पर जोर से दबाया। ग्राम प्रधान को तुरंत अपनी आंतों में हलचल महसूस हुई और उन्हें शौच जाने की अचानक इच्छा हुई। ग्राम प्रधान, इस बिंदु को शांग्यांग मर्म बिंदु कहा जाता है। यदि आपको आमतौर पर पेट या आंतों में असुविधा महसूस हो तो दिन में 2 बार यहां दबाएं और यह असरदार होगा। अन्या ने अपने सीधे स्वभाव के साथ अपने परिवार के प्रति ग्राम प्रधान की दयालुता को याद किया और हालांकि उसने ऊपर से ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं किया था, लेकिन उसे उनकी सद्भावना याद थी। अन्या का गंभीर रवैया देखकर ग्राम प्रधान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। अन्या, तुमने ये छोटे छोटे नुस्खे कहाँ से सीखे हैं? मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पिता को भी उतना नहीं पता जितना तुम्हें पता है। मैंने इन्हें घर पर चिकित्सा की किताब से पढ़ा है, अन्या ने कहा। उसकी आंखों में चालाकी की एक चमक कौंध गई। मानव शरीर में अनगिनत मर्म बिंदु होते हैं और अपने पिछले जीवन में वो उनसे पहले ही पूरी तरह परिचित हो चुकी थी। उसे नए सिरे से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वुजी महाद्वीप आधुनिक दुनिया से थोड़ा अलग है, लेकिन मानव शरीर रचना वही रहती है। अन्या के पिता 6 वर्ष पहले कदली ग्राम आए थे, अपने साथ एक नन्ही बच्ची और कई मोटी किताबें लेकर, जिनमें एक चिकित्सा पुस्तक भी शामिल थी। बचपन से ही बुद्धिमान अन्या ने चिकित्सा पुस्तक से जड़ी बूटियों और चिकित्सा ज्ञान के बारे में बहुत कुछ खुद ही सीख लिया था। असाधारण चीजें देखने के आदि ग्राम प्रधान ने आगे कोई सवाल नहीं किया। अपने पेट की खराबी के साथ ग्राम प्रधान वहां ज्यादा देर नहीं रुक सके। जाने से पहले उन्होंने जिक्र किया, कदली मंदिर में एक नया जादूगर आया है और वो मदद के लिए एक जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का भर्ती करना चाहता है। ऐसा कोई जिसे जादू जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने और वर्गीकृत करने का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए महीने के 20 तांबे के सिक्के मिलते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए काफी उपयुक्त हो। घर पर पूछना और अगर तुम्हारे पिता सहमत होते हैं तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। इतना कहकर ग्राम प्रधान ने महसूस किया कि उनके पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रही है। उन्होंने अपनी वायु ऊर्जा का आह्वान किया और हवा जितने हल्के कदमों के साथ पहाड़ी पर ओझल हो गए। ग्राम प्रधान के जाने के बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि अन्या ने मुड़कर प्राचीन बरगद के पेड़ से कहा, क्या तुमने काफी देख लिया है? बाहर आओ। प्राचीन बरगद के पेड़ से एक आकृति शान से नीचे उतरी। अन्या की इंद्रियां बहुत तेज और असाधारण थी। वो बरगद के पेड़ के नीचे सांस लेने की हल्की आवाज को पहले ही सुन चुकी थी। नए व्यक्ति को देखकर अन्या थोड़ी चौंक गई। रात की तरह काले कपड़ों में लिपटे, चाकू से तराशे गए की तरह ऊंचे और पैने नाक और गहरी भौहों वाले, वहां सिर्फ खड़े होने से ऐसा लग रहा था कि उसकी तुलना में सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। उम्र में छोटा होने के बावजूद उसकी चाल ढाल से ही उसके भव्य व्यक्तित्व के शुरुआती संकेत मिलने लगे थे। वह कौन है? अन्या को यकीन था कि वो कदली ग्राम का नहीं था। खतरनाक, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। सतर्क होते हुए उसने अपनी आस्तीन में छुपाई हुई हड्डी की सुई को एक बार फिर बाहर निकाल लिया। अन्या की हरकत बहुत हल्की थी, लेकिन उस गतिविधि से उसकी आस्तीन से हवा के घर्षण की आवाज आना लाजिमी था, जिसके कारण अनजान युवक के कान हल्के से फड़फड़ाए। अन्या ने उसकी इस असामान्य प्रतिक्रिया को बड़ी बारीकी से देखा। उस युवक का रूप और शरीर लगभग सही अनुपात में था। उसके कोमल फीचर्स से किसी प्रकार की स्त्री सुलभता का एहसास नहीं होता था और उसकी लंबी कदकाठी ने एक पुरुषोचित शान को बनाए रखा था। उसके चेहरे के नैन नक्शों में उसकी भी आत्मा को मोह लेने वाली आंखें विशेष रूप से आकर्षक थीं, जो किसी उग्र फीनिक्स पक्षी जैसी थीं। हालांकि किसी कारण से उसकी आंखें एक धुंध से ढकी हुई थीं, जिससे उनके असली रंग का पता लगाना असंभव हो गया था। अपने पिछले जीवन में एक डॉक्टर के रूप में अन्या ने तुरंत ही भांप लिया कि वह अंधा था। ये देखकर कि वह अंधा है, अन्या तनावमुक्त हो गई और अपनी हड्डी की सुई वापस खींचने ही वाली थी। तभी उसकी नजरें धुंधली हो गईं और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया गया। उस युवक, जो एक बच्चा था और खुद उसके बीच शारीरिक ताकत के भारी अंतर ने अन्या को चौंका दिया और उसने खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में घिरा हुआ पाया। बरगद के पत्तों की एक मनमोहक महक के साथ साथ शरीर की तीव्र गर्मी ने अन्या को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके हाथ पैर बड़ी कुशलता से जकड़ लिए गए। अपने पंजे समेट लो, नन्ही जंगली बिल्ली, हथियार मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे। मेरी आंखें अंधी हैं, लेकिन मेरा दिल साफ देखता है। उस युवक की आवाज कान को बहुत प्रिय लगने वाली और पंख जितनी मुलायम थी। उसने अन्या का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसकी ठुड्डी अन्या के सिर पर टिकी हुई थी। उसकी ठुड्डी के मुलायम स्पर्श को महसूस करते हुए और साथ ही अपनी बाहों में मौजूद असामान्य रूप से छोटे शरीर पर आश्चर्य करते हुए युवक की भरकुटी पर नाराजगी की एक हल्की सी लकीर खींच गई। वह इतनी दुबली और छोटी क्यों थी और गले लगाने पर हड्डियां क्यों चुभ रही थी? जैसे ही युवक ने त्योरियां चढ़ाई, उसे अचानक अपने गले में एक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो, जिससे उसका शरीर अकड़ गया। हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि वह छिपा हुआ हथियार, लड़की के हाथ में अनिश्चित आकार का एक हथियार उसके गले पर टिका हुआ था। अध्याय 5 पौराणिक वंशागत कलाएं। एक ऐसा हथियार जो उसे दर्द पहुंचा सके। क्या यह उच्चतम श्रेणी के सोने या सदी पुरानी किसी पशु की हड्डी से गढ़ा गया था? लगता है उसने इस नन्ही जंगली बिल्ली की उग्रता को कम करके आंका था। उस युवा के होठों पर एक शरारती मुस्कान खिल गई, जो अक्सर मुस्कुराता नहीं था। उस दुर्लभ अवसर पर जब वो मुस्कुराया तो ऐसा लगा जैसे बसंत की ठंडी हवा ने झील की सतह को हल्के से छू लिया हो, एक ऐसी चकाचौंध करने वाली आकर्षण शक्ति जिसने किसी की भी आंखों को आश्चर्य से झपकाने पर मजबूर कर दिया। वो युवा इस बात से अनजान था कि अन्या के हाथ में केवल 5 साल पुरानी एक बेहद साधारण पशु की हड्डी की सुई थी। ये तो केवल उसके असाधारण रूप से सटीक मर्म भेदन कौशल के कारण था कि वो एक ही प्रयास में प्रभावी वार करने में सफल रही थी। ठीक उसी समय अन्या के हाथ में मौजूद हड्डी की सुई को एक शक्तिशाली खिंचाव का एहसास हुआ। युवक के गले पर दबाव बनाते हुए हड्डी की सुई अजीब तरीके से उसके गले में धंस गई और लाख कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाई। अन्या बहुत घबरा गई। वो समझ गई कि उसके सामने खड़ा युवा भले ही अंधा हो, लेकिन आवाज से स्थिति पहचानने का उसका कौशल उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच चुका था। सामान्य लोगों की तुलना में उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उसकी साधना लखन जैसे योद्धाओं से कहीं अधिक आगे थी। अपनी वर्तमान कमजोर शारीरिक स्थिति के साथ वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अन्या के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसके कौशल केवल साधारण सुई चिकित्सा और मर्म दबाव तक सीमित नहीं थे। मानो किसी बिजली के झटके की तरह एक अजीब सी ठंडक ने युवक के शरीर के एक खास मर्म बिंदु पर प्रहार किया, जिसके बाद भारी तंद्रा की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। अगले ही पल वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अन्या ने बेहोश पड़े उस युवक को एक लात मारी, मुंह चिढ़ाया और कहा, अपनी किस्मत अच्छी समझो।
अगर यह शरीर इतना छोटा न होता और केवल पहली नाड़ी ही खुली न होती, तो यह एक मर्मकाल सुई तुम्हें हमेशा के लिए अपंग बनाने के लिए काफी थी। अपने पिछले जीवन में अन्या को एक ही सुनहरी सुई से मरे हुए को जिंदा करने की अपनी क्षमता के कारण अन्या के रूप में जाना जाता था। बहुत कम लोग जानते थे, जिनमें रोहन मेहरा भी शामिल था, कि अन्या की वास्तविक पारिवारिक विरासत क्या है। नगर स्वास्थ्य विभाग के किसी भी निदेशक को तो छोड़िए, देश के कुछ ऐसे पुराने नेता जिनका नाम तक नहीं लिया जा सकता था, वे भी शर्मा परिवार के सम्मानित अतिथि हुआ करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शर्मा परिवार और उनकी सुई चिकित्सा तकनीकें शेनडांग शर्मा कुल की सुई चिकित्सा और चिकित्सा आत्मा की सुई से जुड़ी हैं, जो कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय दिव्य डॉक्टर परंपरा का हिस्सा हैं। अन्या के दादाजी शेनडांग के 398वें वंशज थे। शर्मा परिवार में कई पीढ़ियां कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गईं और अन्या के माता-पिता की बहुत पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अन्या का पालन पोषण अकेले उसके दादाजी ने किया था और जिस वर्ष उनका निधन हुआ, उसी वर्ष उसने मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। अन्या जो जेड कंगन पहनती थी, वह एक पारिवारिक विरासत थी, जिसे वह बचपन से अपनी कलाई पर पहनती थी। ऐसा कहा जाता था कि यह प्राचीन दिव्य जेड, क्षुण्यांग 9 ड्रैगन जेड से बना था, जो जीवन को लंबी आयु देने में सक्षम था। इसे पहनने के कारण अन्या अपने पूरे जीवन में कम समय में ही गंभीर चोटों से उबरने में सक्षम रही थी। यदि उसके पिछले जीवन में वो घातक कार दुर्घटना न होती, तो वह इतनी कम उम्र में न मरती। शेनडांग मेडिकल कंगन के अलावा शर्मा परिवार के पास 4 पुश्तैनी साधना तकनीकें भी थी, मज्जा जेड तकनीक, शेनडांग की दृष्टि, यंगलिंग हाथ और चिकित्सा आत्मा की सुई। ये चारों साधना तकनीकें क्रमशः आंतरिक शक्ति, दृष्टि, हाथ के कौशल और सुई चिकित्सा तकनीकों को विकसित करती हैं। अपने पिछले जीवन में इन्हीं तकनीकों के बल पर अन्या दिन में मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक मेधावी छात्रा और रात में अंडरवर्ल्ड तथा आम समाज दोनों के लिए खौफ का पर्याय बनी रहती थी। पिछले जन्म की घटनाएं उड़ती हुई धूल की तरह हैं। इस जीवन में शिशु काल में लगी गंभीर चोटों के कारण अन्या अपने शरीर की नसों और अंगों को ठीक करने के लिए शेनडांग मेडिकल कंगन पर निर्भर रही थी और साथ ही अपने पिछले जन्म की लगभग 10% शक्ति को धीरे-धीरे पुनः प्राप्त करने के लिए चारों कौशलों का अभ्यास कर रही थी। आज यांगवेई नाड़ी के टूटने से उसके शरीर की पुरानी चोटों की शुद्धि का संकेत मिला। इसने संयोगवश उसे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके चिकित्सा आत्मा की सुई की पहली यिन सुई बनाने में भी सक्षम बना दिया। चिकित्सा आत्मा की सुई को यिन सुई और यांग सुई में विभाजित किया गया है। यांग सुई मूर्त है और हाथ से संचालित होती है, जबकि यिन सुई अमूर्त है, जो आंतरिक शक्ति से संचालित होती है। दुर्भाग्य से अन्या की वर्तमान आंतरिक शक्ति के स्तर के साथ वह दिन में केवल एक बार ही यिन सुई का उपयोग कर सकती थी। आज उसने यांगवेई नाड़ी को भेद दिया, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई और उसके शरीर के भीतर पहली आंतरिक शक्ति वाली मर्मकाल सुई का निर्माण हुआ। अभी उसने युवक के सोने के मर्म बिंदु पर प्रहार करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे वह प्रभावी ढंग से वार करने में सफल रही। अन्या कोई खून की प्यासी इंसान नहीं है। उस युवक ने उसके साथ कभी कोई अति नहीं की थी और वैसे भी वह अंधा था। अन्या ने सोचा कि अगर वह जाग भी गया तो शायद उसे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए उसने उसकी जान बख्शने का फैसला किया। शाम घिरने लगी थी, उसके पिता जल्द ही घर लौटने वाले थे, इसलिए अन्या ने और अधिक नहीं रुका और सीधे अपने घर की ओर चल दी। अन्या ने सोचा था कि मर्मकाल सुई का उपयोग करके युवक को बेहोश करने के बाद वह कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोएगा, लेकिन उसके आश्चर्य के ठीक विपरीत वो केवल 1 घंटे के बाद ही जाग गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि अन्या की चिकित्सा आत्मा की सुई ने अपना प्रभाव खो दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस जीवन में वह अभी छोटी थी, उसकी मज्जा जेड तकनीक की शक्ति अपर्याप्त थी और वह युवा मार्शल आर्ट में माहिर था। मर्म बिंदु पर उसके यिन सुई के प्रहार ने अपने इच्छित प्रभाव का केवल 30% ही दिखाया था। युवक के जागने के बाद उसने हल्के से दर्द कर रहे बेहोशी के मर्म बिंदु को छुआ और कहा, एक ही दिन में 2 बार मुझे टक्कर देने वाली इकलौती इंसान तुम हो। नन्ही जंगली बिल्ली, अगर मैं तुमसे दोबारा मिला तो मैं तुम्हारे सारे पंजे और दांत उखाड़ दूंगा। नाराज महसूस करते हुए वह युवा पहाड़ी से नीचे उतरा और गांव के जादुई मंदिर की ओर चल पड़ा। पहाड़ी ढलान से जल्दी से नीचे उतरने के बाद अन्या कदली ग्राम के उत्तर पूर्व कोने की ओर दौड़ी। सूरज की ओर मुख किए हुए कुछ फूस के झोपड़े, 3 से 4 एकड़ औषधीय खेत और असमान कमबाड़ों की एक पंक्ति इस जीवन में अन्या के पास घर के नाम पर बस यही था। ये देखकर कि उसके पिता अभी तक घर नहीं लौटे हैं, अन्या ने चावल धोना और सब्जियां तैयार करना शुरू कर दिया और जल्द ही फूस की झोपड़ी से खाने की खुशबू बाहर आने लगी। अन्या ने 11 तांबे के सिक्के निकाले, उनमें से 10 को मेज पर रखे बड़े चीनी मिट्टी के कटोरे में रख दिया, जिसमें एक दरार थी। रक्तनाशक फूल उसकी उम्मीद से एक तांबे का सिक्का अधिक में बिके थे। उसने अतिरिक्त तांबे के सिक्के को अपनी जेब में रख लिया और बिस्तर के नीचे एक बड़े लकड़ी के बक्से को ढूंढ निकाला। बक्से को खोलकर उसने तांबे के सिक्के को एक छोटे कपड़े के थैले में डाल दिया। थैले के अंदर 13 तांबे के सिक्के पहले से ही जमा थे। यह अन्या की गुप्त बचत का खजाना था, जिसके बारे में उसके शराबी पिता को भी पता नहीं था। ग्राम प्रधान से हेमोस्टेटिक एजेंट खरीदने के लिए बस 15 तांबे के सिक्कों की जरूरत है। 100 रक्तनाशक फूल 10 तांबे के सिक्कों में बिकते हैं, लेकिन 2 फूल एक एजेंट बना सकते हैं। सबसे खराब गुणवत्ता वाला हेमोस्टेटिक एजेंट भी 15 तांबे के सिक्कों में बिकता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला पता लगा सकूं, तो इससे हमारे जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। अन्या ने थैले में तांबे के सिक्कों को गिना, उसके चेहरे पर खुशी की एक चमक दौड़ गई। जैसे ही उसने थैले को वापस बक्से में रखा, उसका ध्यान बिल्कुल नीचे पड़ी एक पुरानी हड्डी की अंगूठी पर गया। अंगूठी भद्दी थी और बहुत पुरानी लग रही थी और उसके आकार से ऐसा नहीं लगता था कि वो उसके पिता की थी। अन्या ने अंगूठी निकाली और उसे कैजुअली मेज पर रख दिया। उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे और खाना लगभग तैयार था। आज जादुई दीक्षा में भाग लेने के कारण औषधीय खेत की देखभाल नहीं हो पाई थी, इसलिए अन्या ने एक बाल्टी उठाई और बाहर कदम रख दिया। वह दुबली और छोटी थी और बाल्टी लगभग उसकी लंबाई जितनी ही बड़ी थी। आमतौर पर जब वो पानी लाती थी तो वह आगे पीछे डगमगाती थी, लेकिन आज अपनी 8 असाधारण नसों में से पहली को अनवरोधित करने के बाद उसने बहुत स्थिर कदमों के साथ बाल्टी उठाई। गरीब परिवार का बच्चा जल्दी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। उसके मन में अन्या पहले से ही 20 के दशक की एक वयस्क थी। उसके लिए ये घरेलू काम आम बात थी। अपने पिछले जीवन में जब वह अभी एक शिशु ही थी, उसके माता-पिता का निधन हो गया था। इस जीवन में वह माता-पिता का समर्थन करने की इच्छा रखने के बाद ये दर्द अनुभव नहीं करना चाहती थी कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव वाले उसके शराबी पिता को चाहे जिस रूप में भी देखें, अन्या हमेशा उस आग को याद रखेगी जिसने 6 साल पहले आसमान को अपनी आगोश में ले लिया था। इस दुनिया की जादुई प्रणाली से बहुत अधिक परिचित न होने के बावजूद अन्या धुंधली सी जानती थी कि उसके पिता एक जादूगर के रूप में कोई धोखेबाज नहीं थे, वो ग्राम प्रधान से भी अधिक शक्तिशाली जादूगर थे। नीची बाड़ी के बाहर किसी समय एक लंबा आदमी प्रकट हुआ। उस आदमी ने अन्या को देखा, जो एक बटेर जितनी छोटी थी, और बिना कोई आवाज किए वो बस चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहा। जी, हमारी बच्ची अब 6 साल की हो चुकी है। उसे तो स्वर्गीय गौरवशाली बालिका होना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से। उस आदमी के विचार अचानक रुक गए। बाड़ी के दूसरी तरफ अन्या की कुछ हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। अध्याय 6 औषधीय खेत।
अमरीश शर्मा का ध्यान जिस बात पर गया वह केवल अन्या का खरपतवार उखाड़ने का काम था। इस मौसम में कदली ग्राम के अधिकांश औषधीय खेतों में अभी रक्तनाशक फूल बोए गए थे। शर्मा परिवार का औषधीय खेत भी इसका अपवाद नहीं था, क्योंकि रक्तनाशक फूल की कोमल कलियां अभी बाहर झांक रही थीं। रक्तनाशक फूल कदली ग्राम के औषधीय खेतों की मुख्य फसल है और यह शर्मा परिवार की आय का एकमात्र आर्थिक साधन भी है। ये फूल हर 3 महीने में एक बार खिलता है। खिलने के बाद फूलों के अंदर के हिस्से को इकट्ठा करके सुखाया जाता है ताकि रक्तस्राव रोधी दवा के लिए कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इन फूलों की खेती करना आसान नहीं है। कदली ग्राम की नम और गर्म जलवायु के कारण जंगली घास बहुत तेजी से बढ़ती है। एक दिन घास उखाड़ो तो अगले दिन वो फिर से उगाती है। अंकुरन के दौर में जंगली घास और रक्तनाशक फूल के नए पौधे लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दोनों के मिल जाने पर उन्हें अंतर करना बहुत कठिन होता है। गांव के आम किसान रक्तनाशक फूलों के थोड़ा बड़ा होने तक का इंतजार करते हैं और उसके बाद घास उखाड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक वे निराई गुड़ाई के सबसे सही समय को खो चुके होते हैं, जिससे रक्तनाशक फूलों की बाद की वृद्धि पर असर पड़ता है। अन्या, जो चिकित्सा विशेषज्ञों के परिवार से ताल्लुक रखती थी, अच्छी तरह जानती थी कि जड़ी बूटियों के शुरुआती विकास के चरण में उनकी देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। वो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देती। पानी देने के बाद नन्ही अन्या किसी छोटे तेंदुए की तरह शिकार पर झपटने के लिए झुकी और फूलों के बीच उग रही जंगली घास को ध्यान से देखने लगी। उसकी काली पुतलियों में सोने की एक चमक कौंध गई। शेंडांग की दृष्टि का पहला स्तर सूक्ष्म रूप। अन्या को विरासत में मिली शेंडांग की दृष्टि के 4 स्तर हैं, यानी सूक्ष्म, अंतर्दृष्टि, आंतरिक दृष्टि और दिव्य निशान। ये केवल देखने की क्षमता को बढ़ाने और कुछ सम्मोहक प्रभाव डालने की तकनीक नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उच्चतम स्तर पर व्यक्ति दुश्मन के हिलने से पहले ही कार्रवाई कर सकता है। हालांकि शेंडांग की दृष्टि का अभ्यास करना कठिन है। अन्या के पिछले जन्म में भी वो केवल अंतर्दृष्टि स्तर तक ही पहुंच पाई थी, जिससे वो केवल एक नजर में दवा की उम्र और इंसानी बीमारियों को पहचान सकती थी। इसके बावजूद शर्मा परिवार में यह एक दुर्लभ प्रतिभा थी। शर्मा परिवार के अधिकांश लोग केवल सूक्ष्म स्तर तक ही पहुंच पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वज शेंडांग सम्राट यान ने तीसरे स्तर आंतरिक दृष्टि तक साधना की थी और वे सभी चीजों के आंतरिक अंगों और नसों के आर पार देख सकते थे। शेंडांग की दृष्टि के प्रभाव में अन्या के सामने मौजूद रक्तनाशक फूल और जंगली घास की कोमल कलियां कई गुना बड़ी दिखाई देने लगी। जंगली घास के पत्ते की नोक चिकनी होती है, जबकि रक्तनाशक फूल के पत्ते गोल और मखमली रोए वाले होते हैं। जिसे दूसरों की आंखें अलग पहचान पाने में मुश्किल महसूस करती थी, वो उसकी शेंडांग दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ और अलग नजर आ रहा था। अन्या की पतली उंगलियां अचानक हुई मूसलाधार बारिश की तरह तेजी से आगे बढ़ी और औषधीय खेत में तेजी से काम करने लगी। एक ही पल में उसने घास के ढेर को पूरी तरह से साफ कर दिया था। यंगली का हाथ, जिसे पहले स्तर तक साधा गया था, हाथों की गति को तिगुना कर सकता था। यही कारण है कि शर्मा परिवार के रक्तनाशक फूल को द्वितीय श्रेणी की जड़ी बूटी का दर्जा मिला था। जमीन पर जंगली घास के ढेर को देखकर संतुष्ट हुई अन्या ने राहत की सांस ली। 2 महीने में रक्तनाशक फूल की बहुत अच्छी फसल होने की उम्मीद थी और तब तक वो रक्तस्राव रोधी दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने में सक्षम हो जाएगी। जैसे ही एक काला बादल उसके सिर के ऊपर मंडराया, अन्या तुरंत खड़ी हो गई। अपने पीछे खड़े व्यक्ति को देखकर उसके गालों पर 2 छोटे डिंपल उभर आए। पिताजी, आप वापस आ गए। इस जीवन में अन्या के पिता अमरीश शर्मा ने जमीन पर पड़ी जंगली घास पर एक नजर डाली, एक आवाज निकाली और फूस की झोपड़ी के अंदर चले गए। अन्या अपने पिता की इस बेरुखी की आदी हो चुकी थी। आखिरकार उसके पिता ने आज हुंकारा भरा था, जिससे पता चलता था कि उनका मिजाज बहुत खराब नहीं था। शायद बाद में वह ग्राम प्रधान द्वारा बताई गई बात के बारे में उनसे पूछ सकती थी। पिता और पुत्री ने हमेशा की तरह दलिया और जंगली सब्जियों का साधारण भोजन किया। अमरीश को तेज भूख लगी थी और उन्होंने एक ही बार में दलिया के कई कटोरे गटक लिए। अन्या धीरे धीरे खा रही थी और इस बात पर विचार कर रही थी कि जादुई मंदिर में जाकर जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का बनने के बारे में अमरीश से कैसे बात की जाए। मैंने सुना है कि तुमने फिर से जादुई दीक्षा में भाग लिया। मैंने तुमसे कई बार कहा है, मत जाओ। जादू सीखने का क्या फायदा अगर तुम अपने सबसे खास लोगों की भी रक्षा नहीं कर सकती। ये सब धोखेबाजी के तरीके हैं। अमरीश ने अपना कटोरा नीचे रखा, उनकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जब भी अमरीश ऐसा रूप दिखाते थे, अन्या अनजाने में ही काम उठती थी। हालांकि अमरीश एक बिगड़े हुए शराबी थे, लेकिन अन्या को महसूस हुआ कि वो उसके पिछले जीवन के राजनेताओं और माफिया गॉडफादर की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और गंभीर थे। अन्या की आंखें थोड़ी नम हो गईं और उसने अपनी चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लिया। पिताजी, यदि आपको ये पसंद नहीं है, तो अन्या अब जादुई दीक्षा में भाग नहीं लेगी। जादुई दीक्षा में 3 बार असफल होने के बाद जब तक उसे चांदनी घास नहीं मिल जाती, अन्या दोबारा जादुई दीक्षा में भाग लेने की योजना नहीं बना रही थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने जादू सीखने की इच्छा छोड़ दी थी। अपनी बेटी की खरगोश जैसी लाल आंखें देखकर अमरीश ने फिर से नाक से आवाज निकाली और खड़े होकर बड़े चीनी मिट्टी के कटोरे से तांबे का सिक्का उठा लिया। वूजी महाद्वीप की चिकित्सा प्रणाली आधुनिक पूर्वी और पश्चिमी चिकित्सा प्रणालियों से थोड़ी अलग है, जिनसे अन्या परिचित है। अपने पिछले जन्म की स्थिति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के लिए अन्या को वूजी महाद्वीप की चिकित्सा प्रणाली को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता है। पिताजी, ये देखकर कि अमरीश घर से बाहर जाने वाले थे, अन्या ने जल्दी से पूछा। अन्या जादुई मंदिर जाकर नए जादूगर की जड़ी बूटियों को संभालने में मदद करना चाहती है। अन्या जादू नहीं सीख सकती, लेकिन अन्या चिकित्सा कौशल सीखना चाहती है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। चूंकि अन्या जादू नहीं सीख सकती, तो अन्या के पास खुद की और उन लोगों की रक्षा करने के अन्य तरीके होने चाहिए जो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। खुद की और अपने खास लोगों की रक्षा करने का कोई दूसरा तरीका। अमरीश की आंखों में ऐसा लगा मानो एक चालाक मुस्कान वाली महिला की छवि कौंध गई हो, जिसने कभी उनके सामने यही बात कही थी। उन्हें वह दृश्य याद आया जब अन्या औषधीय खेत में घास उखाड़ रही थी और कई बार रात की खामोशी में वह मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे चिकित्सा पुस्तक के पन्ने पलट रही थी। पिछले 6 वर्षों में इस बच्ची ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था। ये पहली बार था जब उसने खुलकर अपने मन की बात कही थी। यदि तुम सीखना चाहती हो तो जाओ और सीखो। एक बार जब तुम कुछ करने का फैसला कर लेती हो तो तुम्हें उस पर टिके रहना चाहिए और बीच में हार नहीं माननी चाहिए। जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का बनने के बाद तुम औषधीय खेत और घर के कामों की उपेक्षा नहीं कर सकती, अमरीश ने गंभीरता से कहा। इतना कहकर वह अचानक मुड़े और वापस 5 तांबे के सिक्के रख दिए। इन पैसों को लो और घास की नई चप्पल की एक जोड़ी खरीद लो। अन्या ने नीचे देखा और पाया कि उसके दाहिने पैर की घास की चप्पल घिस चुकी थी, जिससे उसका अंगूठा बाहर दिख रहा था। जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का बनने के बाद उसे निश्चित रूप से पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाना होगा और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते बिना चप्पलों के उसके पैरों को छील देते। पिताजी, वो अभी भी उसका ख्याल रखते हैं। अपने दिल में एक हल्की सी गर्माहट महसूस करते हुए अन्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसे फिर कुछ और याद आया। पिताजी, जब मैं बक्से की सफाई कर रही थी तो मुझे एक अंगूठी मिली। क्या वह अंगूठी आपकी है?
अमरीश ने मेज पर पड़ी पुरानी अंगूठी पर एक नजर डाली। जब उन्होंने उस अंगूठी को देखा तो वे एक पल के लिए रुक गए और थोड़ी कड़वाहट के साथ बोले, वो तुम्हारी मां द्वारा छोड़ी गई थी। ये उनके कबीले की एक विरासत है जिसे पशु भाषा कहा जाता है। यदि तुम्हें ये पसंद है तो इसे अपने पास रखो। ये कहने के बाद अमरीश बाहर चले गए। वो फिर से पीने चले गए थे। अन्या जानती थी कि वह रात होने से पहले वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि उसके पिता उसके जादू सीखने के खिलाफ थे, कम से कम वे जादुई मंदिर जाकर चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए सहमत हो गए थे और उसे अपनी मां की एक विरासत भी मिल गई थी। अन्या ने प्रसन्न महसूस करते हुए बर्तन साफ किए और फिर पशु भाषा नामक अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी प्राचीन दिख रही थी, जिसकी सतह पर धूल जमी हुई थी। अन्या ने इसे कई बार धोया, जिससे केवल सतह की धूल ही उतरी, लेकिन अंगूठी पर जमी हुई कीचड़ जैसी एक परत कितनी भी कोशिश करने पर नहीं उतरी। कीचड़ जैसी उस परत ने अंगूठी के मूल डिजाइनों को छुपा दिया था, लेकिन अन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए अन्या ने सही आकार में लाने के लिए अंगूठी के चारों ओर पतली रस्सी के कुछ फेरे लपेट दिए। अब समय हो गया है, मैं ग्राम प्रधान के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि पिताजी मुझे जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का बनने देने के लिए सहमत हो गए हैं। अन्या ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी उंगलियां हिलाई कि अंगूठी गिरेगी नहीं और फिर घर से बाहर निकल गई। अध्याय 7 जहर का मामला। ग्राम प्रधान का घर अन्या के घर से ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 छोटी पहाड़ियों को पार करना था। हाल ही में अन्या की शारीरिक शक्ति बढ़ गई थी और उसे ग्राम प्रधान के पत्थर के घर तक पहुंचने में केवल 15 मिनट लगे। जब वो वहां गई तो ग्राम प्रधान घर पर नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी दादी लीला घर पर थी। उन्होंने अन्या को बताया कि ग्राम प्रधान एक नए जादूगर का स्वागत करने के लिए जादुई मंदिर गए हैं। महान जादू निर्देशक, क्या कदली ग्राम में हमेशा से केवल जादूगर ही नहीं रहे हैं? अन्या ने देखा कि दादी लीला खेती के काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने नए जादूगर के बारे में पूछते हुए खेती के काम में उनकी मदद की। जादुई तत्वों को महसूस करने में असमर्थ होने के बावजूद अन्या कई बार जादुई मंदिर में प्रवेश कर चुकी थी और जादुई प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। कदली ग्राम जैसे दूरदराज के छोटे गांवों में ग्राम स्तरीय जादुई मंदिर में तैनात लोग ज्यादातर साधारण जादूगर होते थे। इस बार किसी महान जादू निर्देशक का आना एक दुर्लभ घटना थी, इसीलिए अन्या हैरान थी। दादी लीला ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रीय नियमों के हमारे जादुई मंदिर के लिए एक ऐसा जादूगर होना ही काफी है जिसके पास बुनियादी चिकित्सा कौशल हो। हम भाग्यशाली हैं कि जल्दी नगर से एक जादूगर यहाँ स्थानांतरित हुआ है, महान जादूगर यज्ञ। उन्हें प्राकृतिक और सुंदर स्थान पसंद है, इसलिए उन्होंने हमारे गांव को चुना। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकाश जादू भी जानते हैं। ये सुनकर अन्या चौंक गई। वूजी महाद्वीप पर जादू को 4 प्राकृतिक जादू पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल में विभाजित किया गया है। इनके ऊपर अन्य दूसरे प्रकार के जादू भी हैं, जिनमें से प्रकाश जादू सबसे स्पष्ट और सबसे कठिन प्रकार का जादू है। इसे पवित्र जादू भी कहा जाता है, जो आधुनिक चिकित्सा कौशल की समझ से परे एक चमत्कारी उपचार तकनीक है। भले ही प्रकाश जादू आधुनिक चिकित्सा के विपरीत लगता हो, लेकिन अन्या के लिए इसका आकर्षण सबसे अधिक था। ऐसा लगता है कि उसे जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का बनने का पद हासिल करने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। ये जानकर कि दूसरा पक्ष एक शक्तिशाली महान जादू निर्देशक है, अन्या जड़ी बूटी बीनने वाला लड़का बनने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प हो गई। अन्या नए महान जादू निर्देशक के बारे में और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो पूछ पाती, दादी लीला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उनका छोटा शरीर आगे की ओर लड़खड़ा गया। शुक्र है कि अन्या तेज दिमाग वाली थी और उसने समय रहते उन्हें संभाल लिया। दादी लीला अभी 60 साल की भी नहीं थी, एक मजबूत पहाड़ी महिला थी, फिर वह अचानक बेहोश क्यों हो गईं? दादी लीला, क्या हुआ? अन्या ने देखा कि दादी लीला का रंग राख जैसा पीला था, चेहरा फीका पड़ गया था, पसीने से तरबतर थी और उनके होंठ हल्के बैंगनी हो गए थे। उसने जल्दी से दादी लीला को एक पेड़ के पास बैठाया और उनकी जीभ की परत और पुतलियों की जांच की। जीभ की परत सामान्य दिख रही थी, पुतलियां थोड़ी फैली हुई थी, दादी लीला कुछ हद तक सुस्त और बेहोश हो रही थी। ये लक्षण जहर जैसा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। करीब से देखने पर अन्या ने दादी लीला के टखने पर एक छोटा सा घाव देखा, उस पर खून अभी सूखा नहीं था और उसका रंग लाल था। उसने दादी लीला को ठंडी छांव में लेटाया और पाया कि घाव ताजा था और खून चमकीला लाल था। ये किसी जहरीले सांप या मधुमक्खी का डंक नहीं था, उसे इसका सही इलाज करने के लिए घाव के सटीक कारण का पता लगाना होगा। अन्या ने उस दिशा में आसपास खोजबीन की जहां दादी लीला पहले खड़ी थी और दादी लीला को जहर देने के लिए जिम्मेदार खलनायक को ढूंढ निकाला। छोटे जंगली फूलों का एक गुच्छा, सुई जैसे पत्तों के साथ, तनों पर कांटों से भरा हुआ और हर पौधे पर छोटे कमल के आकार के फूल खिले थे। त्रिदल मंडला कमल। जैसे ही अन्या ने जहरीले फूल की पहचान की, उसके चेहरे पर भी खुशी की एक झलक आ गई। त्रिदल मंडला कमल एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है, जिसके बारे में वूजी महाद्वीप पर ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि पिछले जीवन के चिकित्सा ज्ञान ने अन्या को बताया कि इस फूल का उपयोग प्राचीन खानाबदोश जनजातियों द्वारा संवेदनाहारी मिश्रणों के लिए एक उत्कृष्ट कच्चा माल बनाने के लिए किया जाता था। दादी लीला ने घास साफ करते समय मंडला कमल के कांटेदार तने से अनजाने में खुद को चुभा लिया होगा, जिससे संवेदनाहारी जहर उनके शरीर में प्रवेश कर गया और उन्हें चक्कर आने लगे। मंडला कमल के संवेदनाहारी प्रभावों का इलाज करना मुश्किल नहीं है, इसकी पंखुड़ियों में संवेदनाहारी जहर होता है, लेकिन इसके पत्ते सबसे अच्छे एंटीडोट होते हैं। अन्या ने सावधानी से पत्ते तोड़े और उसका रस दादी लीला के घाव पर निचोड़ दिया। दादी लीला के घाव को साफ करने के बाद अन्या ने मंडला कमल की जड़ को भी उखाड़ लिया। ये जड़ी बूटी उसके लिए बहुत काम की थी। कुछ ही समय बाद दादी लीला होश में आ गई। अन्या कुछ परंपरागत चिकित्सा जानती थी, जो कभी-कभी जादुई मंदिर के जादूगरों के जादू से अधिक प्रभावी साबित होती थी। अन्या के बार-बार मना करने के बावजूद दादी लीला अपने घर से महीन बनी हुई घास की चप्पलों की एक जोड़ी ले आई। अन्या, ये मूल रूप से तुम्हारी बड़ी बहन सुमन के लिए बनाई गई थी, लेकिन वे बहुत छोटी निकल गईं। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे पैरों पर बिल्कुल फिट बैठेगी, तुम्हें इन्हें ले लेना चाहिए। सुमन ग्राम प्रधान की पोती है, जो अन्या से कुछ साल बड़ी है। अन्या ने चप्पलों को देखा और अधिक मना नहीं किया, उन्हें स्वीकार कर लिया। ठीक तभी ग्राम प्रधान भी घर लौट आए और अन्या के जादुई मंदिर जाने की बात सुनकर उन्होंने तुरंत अन्या से 5 दिन बाद जादुई मंदिर के प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए कहा। अन्या ने दोनों का धन्यवाद किया और चप्पलों तथा ताजा उखाड़े गए त्रिदल मंडला कमल को लेकर गांव के एक छोर की ओर चल पड़ी। अमरीश ने अन्या को चप्पल खरीदने के लिए 5 तांबे के सिक्के छोड़े थे और चूंकि उसे चप्पलें मुफ्त में मिल गईं, इसलिए उसने 5 तांबे के सिक्के बचा लिए थे। कम कीमतों वाले इस छोटे से पहाड़ी गांव में 5 तांबे के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थे। इन सिक्कों से अन्या रक्तस्राव रोधी दवा के विकास को तेज कर सकती थी। मजबूत दादी लीला को बेहोश करने वाले छोटे मंडला कमल को देखने के बाद अन्या के मन में एक विचार आया। लखन और उस रहस्यमय युवक के प्रकट होने से उसे एहसास हुआ कि जादू और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आत्मरक्षा के लिए केवल हड्डी की सुइयों पर भरोसा करना अव्यावहारिक है और उसे अपनी रक्षा के लिए अधिक प्रभावी तरीके खोजने की जरूरत है।
गांव के प्रवेश द्वार पर एक लोहार की दुकान थी और जैसे ही वह नजदीक पहुंची वो हथौड़े के वार की आवाज सुन सकती थी। एक मोटा एप्रन पहने, छोटे पहाड़ों की तरह उभरे हुए मांसपेशियों वाले एक लोहार बड़े हथौड़े को जोर से घुमा रहा था और लगातार लाल गर्म लोहे पर प्रहार कर रहा था। वो कदली ग्राम का एकमात्र लोहार लोहार तेज सिंह था। लोहार तेज सिंह अमरीश का पीने का साथी था। वो अक्सर कुछ ड्रिंक के लिए अन्या के घर आता था। उसका एक नटखट बेटा था और वो हमेशा इस बात से ईर्ष्या करता था कि अमरीश की इतनी आज्ञाकारी और समझदार बेटी है। अन्या को अकेले आते देख तेज सिंह ने अपना मुंह चौड़ा किया और चिल्लाया, अन्या, क्या तुम हड्डी की सुइयों के लिए आई हो? हाँ चाचा तेज सिंह, क्या आपने पिछली बार जो हड्डी की सुइयां मैंने बनाने को कही थी वे पूरी कर ली हैं? अपने पिछले जीवन में अन्या एक्यूपंक्चर के लिए सोने और चांदी की सुइयों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुझे महाद्वीप में इस युग की धातु विज्ञान तकनीक आधुनिक समय से बहुत पीछे थी। कदली ग्राम जैसे छोटे पहाड़ी गांव की तो बात ही क्या करें। गांव के सबसे अच्छे लोहार तेज सिंह को भी इतनी उच्च शुद्धता की एक्यूपंक्चर सुइयां बनाने में संघर्ष करना पड़ता था। सौभाग्य से इस युग में हड्डी की सुइयां नाम की एक चीज थी जो जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती थी। हालांकि वे सोने या चांदी की सुइयों जितनी परिष्कृत नहीं थी, लेकिन वे बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। अधिकांश ग्रामीण उनका उपयोग कपड़े सीने के लिए करते थे, लेकिन अन्या के पास उनके अन्य उपयोग थे। अन्या ने हड्डी की सुइयां ली, उनकी जांच की और विभिन्न आकारों की 10 सुइयां पाईं। तेज सिंह की कारीगरी उत्कृष्ट थी। हड्डी की सुइयां चिकनी और टिकाऊ थीं। जैसे ही अन्या तेज सिंह को धन्यवाद देने वाली थी, अचानक उसकी नजर उनके पास लोहे की मेज पर रखे एक साधारण चाकू पर पड़ी। चाकू के आकार को देखकर अन्या की भौहें फड़क उठी और वो लगभग चीख पड़ी, शल्य छुरी। अध्याय 8 शल्य छुरी प्राप्त करना। शल्य छुरी लोहार की दुकान से मिला वह चाकू जिसका फल बिलों के पत्ते जैसा था और लंबाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर थी। आकार और पैनेपन में अन्या द्वारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने पिछले जीवन में उपयोग की जाने वाली शल्य छुरी के लगभग समान था। अपने पिछले जीवन में हालांकि अन्या का जन्म पूर्वी चिकित्सा के परिवार में हुआ था, लेकिन उसके दादाजी एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उनका मानना था कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों चिकित्सा पद्धतियां प्रगाढ़ हैं, इसलिए बचपन से ही अन्या को पूर्वी चिकित्सा प्रणाली का सार सिखाते हुए उन्होंने उसे एक औपचारिक पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली में अध्ययन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिक्षा के कई वर्षों ने शिनजांग की दृष्टि और यंगलिंग के हाथ की क्षमताओं के साथ मिलकर अन्या को विश्वविद्यालय के दिनों में चाकू चलाने में बेहद तेज बना दिया था। उसने एनाटॉमी की क्लास में एक खरगोश से कैंसर से ग्रसित अंग को काटकर निकालने और उसे पूरी तरह से सिलने का एक रिकॉर्ड भी बनाया था, वह भी केवल 1 मिनट के भीतर। उसे लगा था कि वूजी महाद्वीप पर आने के बाद वो कभी दोबारा शल्य छुरी नहीं देख पाएगी, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने बिलों के पत्ते के आकार का ये छोटा चाकू उसका ध्यान खींच रहा था। यह एक स्वर्ण गेंडे सुअर के लंबे दांत से बनाई गई चीज है। कुछ दिन पहले गांव का एक शिकारी स्वर्ण गेंडे सुअर का शिकार करने की उम्मीद में पहाड़ों में गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह चालाक प्राणी बच निकला और केवल अपना आधा दांत कटवाकर छोड़ गया। आधा दांत ज्यादा मूल्यवान नहीं है, इसलिए शिकारी उसे मेरी दुकान पर यह देखने के लिए लाया था कि क्या इसे किसी उपयोगी चीज में बदला जा सकता है। अंत में इसे इस छोटे चाकू में बदल दिया गया। हालांकि यह काफी तेज है, लेकिन ये बहुत छोटा है और कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। तेज सिंह ने छोटे चाकू को देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, वूजी महाद्वीप एक अनूठा महाद्वीप है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रचुर है, अनगिनत जादुई प्रजातियों और कई रहस्यमय शक्तियों को जन्म देता है जिन्हें आधुनिक दुनिया समझा नहीं सकती। इस महाद्वीप पर न केवल जादूगर और योद्धा हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले जानवर भी काफी भयानक हैं। केवल दिखावट के मामले में वे आधुनिक पालतू और जंगली जानवरों से कई गुना बड़े हैं। पालतू जानवरों के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर कई खतरनाक जानवर अज्ञात गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में रहते हैं। इन जानवरों के खतरे के स्तर के आधार पर उन्हें जंगली जानवरों, दानव जानवरों और युद्ध जानवरों में वर्गीकृत किया गया है। तेज सिंह द्वारा उल्लिखित स्वर्ण गेंडा सुअर ऐसा ही एक दानव जानवर है, जो दूसरे और तीसरे स्तर का जादुई जानवर है, जो आकार में सुअर जैसा है लेकिन उसके मुंह से उल्टे हुक के आकार के टस्क दांत निकले हुए हैं। स्वर्ण गेंडा सुअर स्वभाव से उग्र है और फसलों और मवेशियों के खिलाफ भारी विनाशकारी शक्ति रखता है। सौभाग्य से ये ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों की गहराइयों में रहता है और शायद ही कभी गांवों में दिखाई देता है। स्वर्ण गेंडा सुअर के दांत बहुत सख्त होते हैं, जो परिष्कृत धातुओं के बराबर होते हैं। संसाधनों की कमी वाले छोटे पहाड़ी गांवों में स्वर्ण गेंडा सुअर के दांत खंजर बनाने के लिए मूल्यवान सामग्री हैं। स्वर्ण गेंडा सुअर का एक पूरा दांत गांव के स्तर की लोहार की दुकान पर एक चांदी का सिक्का दिला सकता है। वूजी महाद्वीप की मुद्रा प्रणाली में 10 तांबे के सिक्कों का एक चांदी का सिक्का, 10 चांदी के सिक्कों का एक सोने का सिक्का और 10 सोने के सिक्कों का एक शाही सोने का सिक्का होता है। एक सामान्य कृषि परिवार के 1 महीने तक जीने के लिए एक चांदी का सिक्का पर्याप्त होता है। दुर्भाग्य से जब तक स्वर्ण गेंडा सुअर का ये दांत पहुंचा, तब तक ये पहले ही टूट चुका था और इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं था। चाचा तेज सिंह, क्या आप ये छोटा चाकू मुझे बेच सकते हैं? लेकिन मेरे पास केवल 2 तांबे के सिक्के बचे हैं। अन्या ने 10 हड्डी की सुइयों पर एक तांबे का सिक्का खर्च कर दिया था और वो रक्तस्राव रोधी दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने के लिए अन्य 2 को बचाना चाहती थी, जिससे उसके पास केवल 2 तांबे के सिक्के बचे थे। ये सिर्फ एक बेकार सा छोटा चाकू है, किसी पैसे के लायक नहीं है। ये रसोई के चाकू या लकड़ी काटने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे चाचा तेज सिंह की तरफ से तुम्हारे खेलने के लिए एक उपहार समझो। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए अन्या को छोटा चाकू सौंप दिया। चाचा तेज सिंह, क्या आप यहाँ एक छोटा खांचा ग्रूव तराश सकते हैं और फिर मेरे लिए एक लोहे की चीर की लकड़ी का हैंडल फिट कर सकते हैं? अन्या ने आधुनिक शल्य छुरी के डिजाइन की नकल करते हुए तेज सिंह को विस्तार से समझाया। तेज सिंह को यकीन नहीं था कि अन्या इस अजीब आकार के छोटे चाकू का क्या करना चाहती है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़े और शल्य छुरी तैयार करने के लिए उसके निर्देशों का पालन किया। हाथ में बेहतर शल्य छुरी के साथ अन्या का चेहरा एक चमकती हुई मुस्कान से खिल उठा। उसने चाचा तेज सिंह को धन्यवाद दिया और लोहार की दुकान छोड़ दी। फिर अन्या चावल छीलने वाली मशीन और मूसल खरीदने के लिए कदली ग्राम की सामान्य दुकान पर गई, जिससे उसके बुनियादी औषधीय उपकरण पूरे हो गए। घर लौटने पर और सूरज के अभी भी ऊंचे होने पर अन्या ने अपने नए प्राप्त दल मंडला कमल के पौधों को स्थानांतरित कर दिया। एक हिस्से को औषधीय खेत में ले गई और कुछ को संवेदनाहारी दवा बनाने के अपने पहले परीक्षण के लिए सुरक्षित रख लिया। आखिरकार कदली ग्राम में त्रिदल मंडला कमल दुर्लभ था और लंबी अवधि के उपयोग के लिए उचित खेती फायदेमंद होगी। संवेदनाहारी बनाना आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी गलती किसी को बेहोश कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही में दादी लीला के साथ हुआ था। अन्या ने जानवर की खाल से एक मास्क और दस्ताने की एक जोड़ी बनाई, अपने बालों को बांधा और फिर दवा को पीसना शुरू कर दिया। 1 घंटे की मेहनत के बाद अमरीश के रात के खाने के लिए घर आने से ठीक पहले वो अंततः संवेदनाहारी रस का पहला बैच निकालने में सफल रही। अमरीश फिर से नशे में था। घर लौटने के बाद उसने रात का खाना भी नहीं खाया और सीधे बिस्तर पर गिर गया, गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह तड़के जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, अमरीश सिरदर्द के साथ उठा और पाया कि चूल्हे पर दलिया पहले से ही गर्म था।
नशा उतारने के लिए दलिया से बेहतर कुछ नहीं है। चूल्हे पर एक नोट भी था जिस पर लिखा था, पिताजी, मैं खेत के काम में मदद करने के लिए ग्राम प्रधान के घर गई हूँ। हो सकता है कि मैं दोपहर के खाने के लिए वापस ना आऊँ। याद से गर्मा गर्म दलिया पी लीजिएगा। नोट नीचे रखने और दलिया के कुछ घूंट लेने के बाद अमरीश को अपने शरीर में एक स्पष्टता महसूस हुई, जिससे बचा हुआ नशा तुरंत दूर हो गया। उसने आश्चर्य से एक आवाज निकाली और कटोरे का बारीकी से निरीक्षण किया, केवल यह पाया कि वो औषधीय दलिया था। अन्या, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी ने चिकित्सा में तुम्हारी प्रतिभा को विरासत में ले लिया है। खैर, उसे चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने दो। शायद जादूगर बनने की इच्छा छोड़ना वास्तव में उसके लिए एक वरदान होगा। अमरीश दरवाजे पर गए और अनजाने में भौहें चढ़ाते हुए आसमान की ओर देखने लगे। आसमान में सूरज कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, जिसके बगल में एक असामान्य लाल बादल मंडरा रहा था। क्या वह? अमरीश के चेहरे पर एक परछाई सी छा गई, लेकिन फिर वो कड़वी हंसी हंसे। अमरीश, तुम पहले से ही अपनी रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, दूसरे मामलों में अपनी टांग क्यों बढ़ाते हो? उसने अपने कंधे झुकाए और गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित छोटी शराब की भट्टी की ओर चल पड़ा। लुढ़कती हुई पहाड़ियों के बीच अपनी पीठ पर चिकित्सा टोकरी लादकर अन्या लगभग 1000 मीटर ऊंचे एक पहाड़ के बीच की ओर बढ़ रही थी। इस पहाड़ का नाम सहस्र पशु समाधि पर्वत है। ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ केवल सबसे निचले स्तर के दानव जानवर और जंगली जानवर हैं। इसके नाम का कारण एक किंवदंती है कि बहुत पहले इस पहाड़ पर एक बड़ा पशु मकबरा हुआ करता था। पशु मकबरे का स्थान और मूल अज्ञात है। पहाड़ में प्रवेश करने वाले ग्रामीणों को कभी कोई बड़ा पशु मकबरा नहीं मिला। समय के साथ अनपढ़ ग्रामीणों ने इसे सहस्र पशु समाधि पर्वत कहना शुरू कर दिया। अन्या शरीर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियों की तलाश के लिए आज सहस्र पशु समाधि पर्वत पर आई थी, यह उम्मीद करते हुए कि उसे वो चांदनी घास मिल जाएगी जिसका जिक्र ग्राम प्रधान ने किया था, जो जादुई शरीर को बढ़ा सकती है। दूसरे, वो कल तैयार किए गए नए संवेदनाहारी का परीक्षण करना चाहती थी। सहस्र पशु समाधि पर्वत के आसपास का क्षेत्र पेड़ों से हरा भरा था और पौधों की खुशबू तेज थी। जिधर भी नजर जाती थी, हर तरफ हरियाली छाई हुई थी, इतनी घनी कि ऐसा लगता था मानो पानी टपक रहा हो। इस क्षेत्र में घूमने वाले कम स्तर के कुछ दानव जानवर भी थे और कदली ग्राम की तुलना में कहीं अधिक जंगली औषधीय जड़ी बूटियां थीं। अन्या ने आसपास खोज की और कुछ सामान्य औषधीय जड़ी बूटियां पाई, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा बताई गई चांदनी घास उसे नहीं मिली। कुछ जड़ी बूटियां खोदने के बाद अन्या ने अचानक अपने पीछे सरसराहट सुनी और खतरे की एक लहर महसूस की। घास के बीच से एक विलो लीफ ग्रीन स्नैक निकला, जो अंगूठे जितना मोटा प्रथम स्तर का दानव जानवर था। सांप ने अपना सिर ऊंचा उठाया और जब उसने अन्या को देखा तो उसने एक झटके के साथ हरी हवा की ब्लेड की एक धार थूक दी। / अध्याय 9 स्वर्गीय कुत्ते द्वारा सूर्य का ग्रास। अन्या ने बहुत पहले गांव के शिकारियों से सुना था कि ग्रीन विंड स्नैक हरी हवा का सांप गैर विषैला होता है, लेकिन यह अपने मुंह से चाकू जितनी तेज हवा की ब्लेड थूक सकता है। ये पहला मौका था जब अन्या किसी दानव जानवर का सीधे सामना कर रही थी। यद्यपि वह अपने पिछले और इस जीवन को मिलाकर परिपक्व थी, फिर भी उसके पिछले जीवन में इस तरह के कोई दानव जानवर नहीं थे। सौभाग्य से अन्या जीवन और मृत्यु की आदी थी, उसकी मानसिक शक्ति मजबूत थी। घबराहट केवल एक पल के लिए रही, इससे पहले कि उसने खुद पर काबू पा लिया। एक डॉक्टर को, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा पूर्ण शांति बनाए रखनी चाहिए। उसकी उंगलियों के बीच कई और हड्डी की सुइयां प्रकट हुई, जो पहले वाली सुइयों से अलग थी, जिन्हें मंडला रस में बुझाया गया था और प्रत्येक को छोटी उंगली जितनी मोटी जानवर की नस से बांधा गया था। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। अन्या ने हवा के ब्लेड के प्रक्षेपवक्र का सटीक अनुमान लगाया और आने वाले ब्लेड से बचते हुए घास के बीच फुर्ती से नृत्य किया। प्रथम श्रेणी का विलो लीफ ग्रीन स्नैक हवा की ब्लेड थूकने के बाद दूसरा थूकने के लिए हवा के तत्व को फिर से जमा करने की जरूरत महसूस करता था। उस पल का फायदा उठाते हुए जब विलो लीफ ग्रीन स्नैक की आंखें हरी चमक बिखेर रही थी क्योंकि वह हवा के तत्व को जमा कर रहा था, अन्या ने हड्डी की सुइयों को सांप के महत्वपूर्ण स्थान की ओर जोर से धकेल दिया। हिस की आवाज के साथ जानवर की नसें स्टील की छड़ों की तरह तन गईं और सुइयां ठंडी रोशनी से चमक उठी। जो विलो लीफ ग्रीन स्नैक पहले गर्भ से अपनी स्थिति में था, वह अब कई हड्डी की सुइयों द्वारा जमीन पर पिन कर दिया गया था। सुइयों की नोक उसके शरीर में घुस गई थी। कुछ संघर्षों के तुरंत बाद संवेदनाहारी ने असर दिखाया और थोड़ी देर बाद विलो लीफ ग्रीन स्नैक बेहोश हो गया। अन्या ने अपनी कलाई झटकाई, बेहोश सांप को उठाया और हड्डी की सुइयों को वापस रख लिया। उसने पित्ताशय गॉलब्लैडर को निशाना बनाया और शल्य छुरी के एक झटके से तेज ब्लेड ने चीर दिया और एक सही पित्ताशय निकाल लिया गया। अन्या ने अपने पास रखे पानी के थैले के साफ पानी से पित्ताशय को धोया और फिर उसे सीधे निगल लिया। पित्ताशय उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसके पेट से गर्म और ठंडी दोनों तरह की अनुभूति उत्पन्न हुई। पित्ताशय यंग को पोषण देता है और सार को मजबूत करता है, और अन्या के लिए, जो वर्तमान में कमजोर थी और पोषक तत्वों की कमी थी, ये वो एक टॉनिक था। पित्ताशय निकालने के बाद अन्या ने सांप की खाल उतार दी। उसका पेट खाली था। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ 1 साल पुराना विलो लीफ ग्रीन है। अफसोस, यहाँ कोई आत्मा पत्थर नहीं है जिसका जिक्र शिकारी चाचा ने किया था। अन्या का छोटा चेहरा उतर गया। कदली ग्राम में शिकारी औषधीय किसानों की तुलना में बहुत अमीर हैं। उनके अधिकांश घर टाइफून छतों वाले पत्थर के कॉटेज हैं। इसका कारण यह है कि शिकारी पहाड़ों में जाकर जंगली जानवरों और कुछ निम्न स्तरीय दानव जानवरों का शिकार कर सकते हैं। दानव जानवर का हर हिस्सा मूल्यवान होता है। विभिन्न प्रकार के कवच बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दानव जानवर की खाल, बेचे जाने वाले दानव जानवर के मांस के अलावा सबसे मूल्यवान हिस्से निश्चित रूप से दानव जानवर की हड्डी और दानव जानवर का आत्मा पत्थर सोल स्टोन है। दानव जानवर की हड्डी जादुई हड्डी की छड़ी और हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, और दानव जानवर के आत्मा पत्थर के उपयोग और भी विविध हैं। इसे जादुई तत्वों के संक्षेपण और उपयोग को बढ़ाने के लिए जादुई हड्डी की छड़ी में एम्बेड किया जा सकता है। इसका उपयोग जादूगरों द्वारा समाप्त किए गए जादुई तत्वों को फिर से भरने के लिए भी किया जा सकता है, और यहाँ तक कि जैसा कि किंवदंतियां कहती हैं, यदि आप भाग्यशाली हैं तो कुछ दानव जानवर के आत्मा पत्थरों में जादुई कौशल और मार्शल आर्ट भी हो सकते हैं। ऐसे आत्मा पत्थरों की कीमत वास्तव में अधिक होती है। दुर्भाग्य से दानव जानवर की हड्डी और दानव जानवर का आत्मा पत्थर दोनों दुर्लभ खजाने हैं। केवल 10 साल से अधिक पुराने दानव जानवर ही ऐसी जानवर की हड्डियों में विकसित हो सकते हैं जिनका उपयोग कम से कम सबसे निचले स्तर के जादुई बैंड और हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। जहां तक दानव जानवर के आत्मा पत्थर का सवाल है, एक को प्राप्त करने का मौका मिलने से पहले जानवर की आयु कई दशकों या उससे अधिक होनी चाहिए। अधिकांश प्रथम स्तरीय दानव जानवर लगभग 5 वर्ष के होते हैं, जबकि केवल दूसरे स्तर या तीसरे स्तर और उससे ऊपर के जानवर ही 10 वर्ष या उससे अधिक की जानवर की आयु तक पहुंच सकते हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अन्या एक प्रथम स्तरीय दानव जानवर को संभाल सकती है, लेकिन अगर वो प्रथम स्तरीय दानव जानवरों के एक समूह या दूसरे स्तरीय दानव जानवर का सामना करती तो वह नुकसान में होती। अन्या ने प्रक्रिया को दोहराया और सहस्र पशु समाधि पर्वत की तलाशी लेने के बाद उसने कुछ विलो लीफ ग्रीन स्नैक को मार डाला और शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ सामान्य जड़ी बूटियां इकट्ठा की।
दुर्भाग्य से उसे अभी तक वो पौराणिक चांदनी घास नहीं मिली थी जो उसके जादुई शरीर को बदल सकती थी। ये लगभग दोपहर है, पहले घर जाना बेहतर है। अगर पिताजी मुझे ग्राम प्रधान के घर पर नहीं ढूंढ पाते हैं तो परेशानी होगी। अन्या ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। तभी आसमान काला हो गया। अन्या ने ऊपर देखा और आसमान में एक जीवंत रंग का लाल बादल तैरता हुआ देखा। बादल एक शानदार लाल था, बिना बिखरे लंबे समय तक कियांशो पर्वत पर जिद्दी रूप से मंडरा रहा था। आसमान ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल ढह जाएगा। बादल आसमान में बेतरतीब ढंग से छटपटा रहा था। तूफान से घिरे समुद्र की सतह की तरह हवा बहुत दमनकारी हो गई, जिसमें वह दम घुटने वाला एहसास था जो आमतौर पर गर्मियों की मूसलाधार बारिश से पहले होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मौसम बदलने वाला था? अन्या अपनी गति तेज करने से खुद को रोक नहीं पाई। आसमान और अधिक अन हो गया। आगे एक उदास खिंचाव था। सूक्ष्म क्षेत्र में शेंडांग की दृष्टि की मदद से भी अन्या मुश्किल से आगे का रास्ता तय कर पा रही थी। सूरज पर एक छाया प्रकट हुई जो धीरे धीरे फैल रही थी, मानो कोई सूरज को निगल रहा हो। जैसे ही सूरज को निगला गया, आसमान में एक लाल बादल अजीब तरह से क्षितिज की ओर बढ़ गया, मानो किसी चीज से बच रहा हो। कदली ग्राम में इस तरह की खगोलीय घटना को देखकर ग्रामीण डर गए और अपने घरों में छुप गए। स्वर्गीय कुत्ता सूरज को निगल रहा है, ये स्वर्गीय कुत्ता सूरज को निगल रहा है, जल्दी करो, छुप जाओ। अगर स्वर्गीय कुत्ते द्वारा खोज लिया गया तो हम खाए जाएंगे। कदली ग्राम में हर परिवार अपने घरों के अंदर छुप गया। अन्या पहाड़ों से गुजरी, उसने खुद स्वर्गीय कुत्ते द्वारा सूरज को निगलने के अजीब तमाशे को देखा। ये सिर्फ एक सूर्य ग्रहण था। अन्या आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से लैस इस दृश्य से घबराई नहीं। उसने रास्ते को पहचानने के लिए संघर्ष किया, जल्दी से नीचे की ओर भागी। अचानक वह लड़खड़ाई, मानो किसी पेड़ की जड़ पर पैर पड़ गया हो, और अन्या अपनी चिकित्सा टोकरी के साथ पहाड़ से नीचे लुढ़क गई। वो पहाड़ी रास्ते से भटक गई, लुढ़कती हुई नीचे आ गई, ये जाने बिना कि वो पहाड़ के किस कोने में गिरी। केवल एक जोरदार धमाका सुनने को मिला। अन्या का सिर किसी सख्त चीज से टकरा गया। चक्कर आने के बाद जब अन्या ने अपनी आंखें फिर से खोली और आसपास के माहौल को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने अपने सामने एक चमकती हुई रोशनी पाई। यह क्या है? चांदनी घास। दूर नहीं, चांदनी की तरह नर्म नाजुक घास का एक पैच अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रहा था। चांदनी घास का ये काफी बड़ा पैच मिट्टी के एक उभरे हुए टीले पर उग रहा था, जहां एक कब्र का आकार धुंधला सा देखा जा सकता था। अन्या का सिर एक अज्ञात कब्र के टूमस्टोन से टकरा गया था। प्रभाव से पूरा टूमस्टोन चटक गया था और अन्या के सिर से खून बह रहा था। ये निश्चित रूप से अज्ञात पशु मकबरा होना चाहिए। पशु मकबरा उजाड़ था, मानो लंबे समय से किसी ने दौरा न किया हो। अन्या अपने पिछले जीवन में एक डॉक्टर जो अनगिनत बार मृतकों से निपट चुकी थी, कब्रों से नफरत नहीं करती थी। आश्चर्य नहीं कि जब ग्रामीण पहाड़ों में गए तो उन्होंने कभी चांदनी घास की खोज नहीं की। चांदनी घास केवल रात में दिखाई देती है जब कोई रोशनी नहीं होती है। चांदनी घास के साथ कोई अपने जादुई शरीर को बढ़ा सकता है। अन्या गुप्त रूप से रोमांचित थी। शेंडांग मेडिकल कंगन द्वारा संरक्षित, उसे अपने माथे पर चोट की चिंता नहीं थी। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथ से जल्दी से जांच की कि यह कुछ गंभीर नहीं था और फिर परिपक्व चांदनी घास और उसके पौधों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी जब उसने क्षेत्र में अधिकांश चांदनी घास की कटाई कर ली थी, अपनी चिकित्सा टोकरी को भर लिया था, तब उसने रुकना उचित समझा। इस समय आसमान में काले बादल धीरे धीरे छंट गए। स्वर्गीय कुत्ते द्वारा सूर्य को निगलने की खगोलीय घटना समाप्त हो गई और सूरज फिर से उभर आया। अन्या ने देखा कि उसके हाथ की पशु भाषा अंगूठी पर भी ताजा खून लगा हुआ था। जाहिरा तौर पर जब वह अपने माथे से खून का परीक्षण कर रही थी तब ये छुआ गया था। अंगूठी पर कीचड़ अचानक कैसे साफ हो गया? क्या ये कोई टोटम है? अन्या ने अपने हाथ की अंगूठी को देखते हुए आश्चर्य किया, जिसमें एक प्राचीन रंग था और वह बहुत साफ हो गई थी, जिस पर एक जानवर के सिर जैसा प्रतीक उकेरा गया था। हालांकि वह ये नहीं बता सकती थी कि यह वास्तव में किस जानवर का था। कोई बात नहीं, उसने सोचा, पहले पहाड़ से नीचे उतरना है। आज अन्या की फसल काफी अच्छी रही थी। वो खुशी खुशी पहाड़ से नीचे उतरी। अन्या के जाने के थोड़ी देर बाद उस टीले से जहां उसने पहले चांदनी घास की कटाई की थी, अनाम पशु मकबरे के सामने टूमस्टोन अचानक ढह गया। टीले के आकार के मकबरे से एक कमजोर दहाड़ सुनाई दी। एक छोटी सी छाया संघर्ष करते हुए पशु मकबरे से बाहर निकली। अध्याय 10 जादुई तत्वों को समझना। सहस्र पशु समाधि पर्वत से नीचे आने के बाद अन्या घर लौट आई। सूर्य ग्रहण के बाद सूरज हमेशा की तरह अधिक शानदार दिखाई दे रहा था। जो ग्रामीण अपने घरों में छुप गए थे वे बाहर आने लगे और गांव धीरे धीरे अपनी पूर्व शांति में लौट आया। अमरीश घर पर नहीं था, वो फिर से गांव के मुंह पर स्थित शराब की भट्टी में होगा। अन्या ने अपने वे कपड़े बदले जो पेड़ की शाखाओं से फट गए थे। उसके हाथों के छोटे छोटे घाव पहले ही भर चुके थे। उसकी उंगली पर पशु भाषा अंगूठी बनी हुई थी, लेकिन संपर्क में आए खून के कारण उसका रंग गहरा लाल हो गया था। अन्या ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने घर में बिस्तर के नीचे एक लकड़ी के बक्से में छुपाई गई एक मोटी चिकित्सा पुस्तक निकाली और चांदनी घास के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की। शर्मा परिवार द्वारा संरक्षित चिकित्सा पुस्तक औसत से काफी बड़ी थी, मोटी होने के बावजूद भारी नहीं थी और एक प्राचीन आकर्षण बिखेर रही थी। चिकित्सा पुस्तक में लगभग 1000 पृष्ठ थे और यह अज्ञात था कि इसे बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था, लेकिन यह अच्छी तरह से संरक्षित थी। अन्या को यकीन था कि कदली ग्राम के जादुई मंदिर की चिकित्सा पुस्तक भी उसके अपने परिवार की इस पुस्तक से तुलना नहीं कर सकती थी। जहां तक अन्या जानती थी, अमरीश चिकित्सा से परिचित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि चिकित्सा पर यह पुस्तक उसकी दिवंगत मां द्वारा छोड़ी गई थी। अज्ञात कारणों से अमरीश अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में शायद ही कभी बात करता था और यह चिकित्सा पुस्तक लंबे समय से धूल से ढकी हुई थी। वूजी महाद्वीप की चिकित्सा प्रणाली बहुत जटिल है, जिसमें प्राचीन चिकित्सा कौशल और जादुई उपचार दो प्रमुख श्रेणियों के रूप में शामिल हैं। जादुई उपचार जादू से संबंधित है, जिसके बारे में अफवाह है कि इसका अभ्यास केवल शहर स्तरीय या उच्च जादुई मंदिरों के उन महान जादू निदेशकों द्वारा किया जाता है जिन्हें पवित्र जादू के रूप में जाना जाता है। केवल शाही रईसों के सदस्यों, संप्रदायों के कुछ युवाओं और कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को इसे सीखने का अवसर मिलता है। अन्या जादुई तत्वों को महसूस करने में असमर्थ थी और केवल एक आम नागरिक थी। उसके पास जादुई उपचार तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। सौभाग्य से अपने पिछले जीवन के उत्कृष्ट चिकित्सा ज्ञान के साथ वह जादुई उपचार नहीं सीख सकती थी, लेकिन प्राचीन चिकित्सा कौशल का अध्ययन कर सकती थी। प्राचीन चिकित्सा कौशल को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक है बुनियादी हर्बल दवा और दूसरी है कीमिया तकनीक। शर्मा परिवार की चिकित्सा पुस्तक बड़ी संख्या में बुनियादी औषधीय जड़ी बूटियों का एक रिकॉर्ड है। ये चिकित्सा पुस्तक, जिसका नाम 10,000 जड़ी बूटियों की रूपरेखा 10,000 हर्ब्स आउटलाइन है, पारंपरिक पूर्वी हर्बल चिकित्सा पुस्तकों की तरह ही है, जो मुख्य रूप से विभिन्न सामान्य और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों का परिचय देती है और इन जड़ी बूटियों के नाम, विशेषताओं, औषधीय प्रभावों और स्वरूपों को भी दर्शाती है।
उसने 2 या 3 साल की उम्र में गुजी महाद्वीप की लिपि से परिचित होने के बाद बुनियादी हर्बल दवा में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। एक दर्जन पन्ने पलटने के बाद उसे चांदनी घास के बारे में रिकॉर्ड मिल गया। ग्रेटर दैन चांदनी घास गैर विषैले तीखे स्वाद के साथ आम जंगली घास से अलग नहीं दिखती है और एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है जो जादुई खेती में सहायता करती है। यह ऐसी जगहों पर उगती है जो नम होती हैं और भारी यीन ऊर्जा से भरी होती हैं। इसकी पत्तियों को कच्चा खाया जा सकता है या समान रूप से अच्छे प्रभावों के लिए चांदनी घास की चाय बनाने के लिए सुखाया जा सकता है। ग्रेटर दैन अन्या ने पढ़ा और अपनी चुनी हुई चांदनी घास की कुछ टहनियां निकाली। धूप में चांदनी घास पारभासी दिखाई दे रही थी। अन्या ने एक पत्ता खाया और महसूस किया जैसे उसने मिर्च के पानी का एक घूंट पी लिया हो। ये बहुत तीखा था। वह पालथी मारकर बैठ गई और कदलीग्राम मंदिर द्वारा सिखाए गए जादुई ध्यान का अभ्यास करने लगी। ध्यान मुख्य भूमि के जादूगरों द्वारा जादुई तत्वों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम तरीका है। 3 साल की उम्र में अपने पहले जादुई प्रबोधन में भाग लेने के बाद से उसने कदलीग्राम के अन्य बच्चों की तरह ही ध्यान का तरीका सीख लिया था। अधिकांश बच्चों के लिए उनकी अंतर्निहित बेचैनी के कारण उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करने और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए एक जादुई क्रिस्टल की सहायता की आवश्यकता होगी। हालांकि अन्या अपवाद थी। उसने केवल एक बार जादुई प्रबोधन में भाग लिया था और पहले ही ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली थी। ध्यान में प्रवेश करने की उसकी क्षमता आम लोगों की तुलना में कई गुना तेज थी और उसे ऐसा करने के लिए जादुई क्रिस्टल के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी। विशिष्ट कारण अन्या ने अपने पिछले जीवन को एक डॉक्टर के रूप में श्रेय दिया, जहां उसे लगातार उच्च स्तर की एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होती थी। शर्मा परिवार की छोटी सी घास की झोपड़ी में अन्या अकेले बिस्तर पर बैठ गई। खिड़की के बाहर तेज धूप, पक्षियों की चहचहाहट के साथ सब गायब हो गई। वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई प्रतीत होती थी। अन्या ने ग्राम प्रधान दादा द्वारा समझाए गए जादू की अवधारणा को याद करते हुए ध्यान किया। महाद्वीप की भूमि के बीच 4 प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं, हवा, पृथ्वी, जल और अग्नि, जो मौलिक शक्तियों के 4 रंगों हरे, पीले, नीले, लाल के अनुरूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ध्यान स्थिति और तत्वों के प्रति आत्मीयता के आधार पर विभिन्न प्राकृतिक तत्वों को समझेगा। सामान्यतया जादुई तत्वों की धारणा किसी के चरित्र से संबंधित होती है। तारांकन उदाहरण के लिए उग्र स्वभाव वाले लोगों में लाल अग्नि तत्व को पकड़ने की सबसे मजबूत क्षमता होती है। तारांकन लचीले और लचीले व्यक्तित्वों को नीले जल तत्व को समझने में एक अनूठा लाभ होता है। तारांकन जो लोग चंचल और संवेदनशील होते हैं वे हरे हवा के तत्व को गहराई से महसूस कर सकते हैं। तारांकन ईमानदार और सरल दिल वाले व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से पृथ्वी तत्व द्वारा पसंद किया जाता है। हालांकि धारणा की शक्ति पूरी तरह से व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। कुछ मामलों में अपवाद हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान दादा जो हवा और जल दोनों तत्वों को समझ सकते थे। पिछले 3 वर्षों में अन्या ने केवल अंधेरा देखा था, लेकिन आज चांदनी घास खाने के बाद उसने उस अंधेरे में बदलाव देखा। अस्पष्ट रूप से अंधेरे के भीतर प्रकाश के अनगिनत बिंदु प्रतीत होते थे। चमकते हुए तारों की तरह वे बिंदु अधिक से अधिक संख्या में हो गए, धीरे धीरे अन्या के पूरे ध्यान स्थान को भर रहे थे। लाल अग्नि बादलों की तरह लाल रंग अन्या के ध्यान स्थान के भीतर नाच रहा था। ग्राम प्रधान दादा ने एक बार उल्लेख किया था कि जितनी अधिक मौलिक शक्ति होगी, जादुई प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। कुल अंधेरे से अग्नि तत्वों के बहुतायत में विशाल परिवर्तन ने सामान्य रूप से शांत अन्या को प्रफुल्लित कर दिया। 4 प्रमुख प्राकृतिक तत्वों में अग्नि तत्व सबसे तीव्र है और इसमें सबसे अधिक आक्रामक शक्ति भी है। अन्या को हमेशा वह आग का समुद्र याद रहा जो उसके पिता अमरीश ने गुजी महाद्वीप पर पहली बार पहुंचने पर छोड़ा था। शायद अपने पिता की वजह से उसने अग्नि तत्व के अनुकूल जादुई शरीर को विरासत में लिया था। उत्साह के बाद अन्या ने ध्यान में अपने अगले कदम को जारी रखा। जादुई तत्वों को समझना केवल पहला कदम है, जिसका अर्थ है कि अन्या अभी एक जादुई शिक्षु बनी है। जादुई तत्वों की केवल धारणा जादू का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त है। किसी को समझे गए अग्नि तत्व को एक जादुई लौ बीज में इकट्ठा करना चाहिए और इसे शरीर के भीतर संग्रहित करना चाहिए। एक बार जब कोई शरीर के भीतर जादुई तत्वों के एक रंग को जमा कर सकता है, तो वह एक जादुई शिक्षु से एक जादूगर में आगे बढ़ सकता है और सबसे बुनियादी जादू सीखना शुरू कर सकता है। ध्यान की शक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए उसने लाल जादुई तत्व का मार्गदर्शन किया, लगातार इसे संकुचित और एकत्रित किया। जैसे ही अन्या ने जादुई अग्नि तत्व की एक बड़ी मात्रा को सफलतापूर्वक खींचा, लाल अग्नि तत्व अचानक गायब हो गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने एक ही झटके में सभी जादुई तत्वों को साफ कर दिया हो। अन्या का सिर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। उसकी चेतना एक ही पल में कांच की तरह टूट गई। उसका छोटा शरीर हिंसक रूप से हिल गया, उसका चेहरा मौत की तरह पीला हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर निराशा और दर्द से भर गई। ध्यान में व्यवधान, वह असफल रही। जादुई शिक्षु से एक जादूगर तक का महत्वपूर्ण कदम, जहां कोई उन्हें समझने के बाद जादुई तत्वों को जमा करता है, वह असफल हो गई थी। अन्या समझ नहीं पाई कि उसने कहां गलती की थी। उसके शरीर के भीतर जादुई तत्व क्यों नहीं जमा हो सकते थे। ध्यान व्यवधान के दुष्प्रभाव भयानक हैं, जिसका अर्थ है कि वह अगले दिन फिर से ध्यान करने में सक्षम नहीं होगी। उसने यह नहीं देखा कि कुछ ही पल पहले उसके हाथ की पशुभाषा अंगूठी लाल चमक उठी थी और फिर यह अपने मूल रंग में लौट आई थी। भारी मन से चांदनी घास की एक और डंठल निगलने के बाद अन्या ने बची हुई घास को साफ किया और सुखाया। आने वाले दिनों में जब अमरीश दूर था, अन्या ने कई और बार ध्यान का प्रयास किया। प्रत्येक ध्यान सत्र ने उसे अग्नि तत्व के बारे में अधिक से अधिक बताया, लेकिन बिना किसी असफलता के अंतिम क्षण में जादुई तत्व गायब हो जाते। कई दिन एक पल में बीत गए और अन्या अभी भी जादुई तत्वों को जमा करने में असमर्थ थी। हालांकि कदलीग्राम मंदिर में जड़ी बूटी बीनने वाले लड़के के चयन का दिन नजदीक आ रहा था।